चलिए शुरू करें। आवाज पहुंच रही सभी को? आवाज पहुंच रही सभी को? जी जी सर, आवाज आ रही है। ओके, आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज तो नहीं कट रही आप लोग को? नहीं सर, क्लियर है। ओके, बोर्ड क्लियर है, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलते आगे। भूकंप आया, भूकंप। चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज समय थोड़ा हो सकता है ज्यादा लगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर की बात। के लेक्चर की बात शुरू करते हैं। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर का अगला पार्ट मैं लेके आया हूँ। डिफिकल्टीज और एरर के बारे में बात हो चुकी थी, डिसऑर्डर की बात रह गई थी। डिसऑर्डर में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, उस डिसऑर्डर्स की चर्चा करनी बाकी है। तो हम वहीं से आज शुरुआत करेंगे डिसऑर्डर से। तो होप सभी लोग जो है वो ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा वो हम हमसे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और वहाँ पूछेंगे हमसे जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। ये सारे मुद्दे ये समझने वाली बात इसलिए है कि ये टर्मिनोलॉजी है, जो अभी आज का मुद्दा है। सब टर्मिनोलॉजी के आधार पे, शब्दों के आधार पे। तो शब्द जो अगर आपके अंदर समझ में आएंगे तभी आएगा। यहाँ पे सिद्धांत नहीं है और यहाँ पे जो है कहानी नहीं है। आज आज का जो मुद्दा है वह कहानी के रूप में नहीं है, वह सिद्धांत के रूप में नहीं है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कहानी के रूप में ही लेके चलूं और उसको जो है मैं थियरी के रूप में ही लेके चलूं। बट फिर भी कुछ ऐसे शब्द होंगे, उन शब्दों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो होप आप लोग वो समझेंगे और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचे, हुआ मेरी बात जो है वो पहुंचे आप तक। चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए।
मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात करते हैं। अब तक इसके पहले की जो बातें हो गई थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बातें जो है मैंने कहा हुआ था कि डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी में आईसीआईडीएच आईसीआईडीएच को जो है डब्ल्यूएचओ ने आईसीआईडीएच को डब्ल्यूएचओ ने 1980 में दिया और उसने एक लीनियर डायग्राम दिया। डब्ल्यूएचओ ने एक लीनियर डायग्राम दिया और लीनियर डायग्राम में उसने पहले बताया, उसने उसका नाम दिया आईसीआईडीएच। आईसीआईडीएच इस आईसीआईडीएच में उन्होंने कहा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इसमें उन्होंने कहा डिसीज, पहले क्या होती है? डिसीज होती है। डिसीज के बाद क्या होता है? इंपेयरमेंट होता है। इसके बारे में मैंने चर्चा करी हुई थी। इंपेयरमेंट होता है, इंपेयरमेंट के बाद क्या होता है? डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी के बाद क्या होता है? हैंडीकैप होता है। अब जिस हैंडीकैप को अब नाम जो है वह बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है क्या? उसका नाम कर दिया गया है दिव्यांगता। तो ऐसे यह डिसीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का नाम जो हमने उस दिन चर्चा किया हुआ था और ये सब लीनियर डायग्राम में डब्ल्यूएचओ ने दिया हुआ है। ओके, यहां तक बात करने के बाद फिर मैंने कहा था कि अब ऐसे ही जैसे डिसीज बढ़ जाती है, इंपेयरमेंट बढ़ जाता है, तो वहां से कुछ ना कुछ डिसऑर्डर और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ ना कुछ एरर्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको प्रॉब्लम्स के बारे में समझना है। प्रॉब्लम क्या होती है, एरर क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर क्या होता है? तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हमें लैंग्वेज से संबंधित तो हमको प्रॉब्लम पढ़नी है। तो प्रॉब्लम मतलब क्या? समझना। समझना दो ही तरह की हो सकती है। समझना जो है वो दो ही तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला जो है वो हो सकता है कि वह रिसेप्ट करने में और दूसरा एक्सप्रेस करने में, दो ही तरह से वह समस्या हो सकती है। उसमें बहुत सारी बातें आएंगी बट हम उसको मेन सब बातें करके हम खाली दो रूप में ही जानेंगे। एक को कहेंगे रिसेप्शन और दूसरे को कहेंगे एक्सप्रेशन। तो समस्या को हम दो रूपों में जानेंगे, एक रिसेप्शन और दूसरा एक्सप्रेशन। इसको इसकी बात हो चुकी थी रिसेप्शन और एक्सप्रेशन के बारे में। यह दो रूपों में जो है वह समस्या थी। तो इन दोनों रूपों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो चुकी थी कि जो रिसेप्शन होता है वो रिसेप्शन क्या होता है? नहीं, ग्रहणशील भाषा। ग्रहणशील भाषा मतलब क्या? कि अगर बच्चा जो है वहां जो कुछ भी क्लास में कहा जा रहा है, क्लास में जो कुछ कहा जा रहा है उसको कहने को, चाहे वह देख करके, चाहे वह देख करके, चाहे वह सुन करके, चाहे टच करके, चाहे स्मेल करके, वो पांचों इंद्रियों के जरिए, वो इंद्रियों के जरिए जो है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जब ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो क्या हो रहा है? बच्चा पीछे हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पीछे होने की, भाषा में पीछे होने की समस्या कहाँ है? तो समस्या है कि उसकी जो पांचों सेंसेस है वो पांचों सेंसेस काम नहीं कर रही है, या पांचों सेंसेस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। वो फिजिकल रूप में या फिर वो मनोवैज्ञानिक रूप में, दोनों रूपों में वो किसी किसी रूप में जो है वह उसके अंदर समस्या है। उस समस्या की वजह से जो है वह क्या कर रहा है? वह भाषा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। वही दूसरी बात एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी वही, ये मैकेनिज्म जो है किसी न किसी मैकेनिज्म में समस्या है, किसी न किसी मैकेनिज्म में समस्या है। तो समस्या मैंने कहा था मैकेनिज्म में समस्या क्या हो सकती है? हो सकता है उसके जो है कफ अंदर भरी हुई हो, या फिर जो है ये अंदर मुंह में छाले पड़े हो। तो ये मुंह में छाले होना ये समस्या है, यह एरर नहीं है, यह डिसऑर्डर नहीं है, यह समस्या है। इस समस्या की वजह से या हो सकता है वह जो है उसने मौन व्रत रखा हो, ये साइकोलॉजिकल है, उसने मौन व्रत रखा हो इसलिए बोल नहीं रहा है। एक प्रकार की भी समस्या है कि उसको बोलना ही नहीं है, उसको कितना भी कह लो उसको बोलना ही नहीं है, तो उसको समस्या है। ये कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, या ना तो वहाँ एरर है ना तो डिसऑर्डर है, कुछ नहीं है। समस्या ये है कि उसको बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहता है। तो बोलना ही नहीं चाहता तो क्या है उसकी समस्या है? ये वह ग्रहण नहीं करना चाहता, वह कक्षा में वह लेना ही नहीं चाहता है। तो लेना ही नहीं चाहता तो क्या है उसकी समस्या है। तो ऐसे समस्या फिजिकल रूप में और ऐसे समस्या जो है वो कार्यात्मक रूप में, दो समस्या रूप में जो है यहाँ पे देखी जाती थी। समस्या के बारे में मैंने बता दिया हुआ था। समस्या क्या है? समस्या किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और किसी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है। वह समस्या क्या है? प्रेजेंट में है, वो दिख रही है, उसी वजह से वह क्या है? वह समस्या है। तो समस्या को दो ही रूपों में देखना, रिसेप्शन के रूप में और एक्सप्रेशन के रूप में। तो यहां तक मैंने चर्चा कर दिया हो तो बता दिया होता। तो रिसेप्शन और एक्सप्रेशन के रूप में चर्चाएं जो है वो हो गई थी। अब आगे चलते हैं। यहाँ से मैंने बताया हुआ था कि भाषा की त्रुटियां, तो त्रुटियों को भी मैंने बताया हुआ था। त्रुटियां कितनी है? तीन है। त्रुटियों को मैंने बताया हुआ था तीन त्रुटियां, मैंने बताया हुआ था। तो तीन त्रुटियां कौन कौन सी बताया हुआ था? तो तीन त्रुटियों में मैंने बताया हुआ था, एक तो लैप्स। लैप्स के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था। लैप्सेस, लैप्सेस मतलब क्या? कि वह जो कुछ भी लिया हुआ है, मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया हुआ था। जो बच्चे ने जो कुछ भी लिया हुआ, जो उसके पास, जो उसने तैयारी करी हुई है, वो तैयारी करी हुई है, उसका उस समय के दरमियान उपयोग नहीं कर रहा, तो क्या होगा? वो चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो फिर वो उपयोग में नहीं आएगा। तो कहते हैं लैप्स। यानी वो जो भी, चाहे व्याकरण के रूप में हो, चाहे वह पठन के रूप में, चाहे किसी के रूप में, उसने जो भी तैयारी करी है, उस तैयारी के ऊपर वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो उस प्रयोग ना करने की वजह से
उस प्रयोग ना करने की वजह से वह क्या हो रहा है, वो जो चीजें उसने तैयारी करी हुई है और वो प्रयोग नहीं कर रहा है, इस वजह से वह क्या हो रहा है, वो लैप्स हो जा रही है। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल इसके रूप में दिया हुआ था कि सपोज करिए कि आपने कोई टॉपअप करा हुआ है, आपने कोई डेटा का टॉपअप करा हुआ है, वो टॉपअप एक दिन में आपको जो है वो 1 GB का या 2 GB का वो डेटा आपको देता है और आपने 2 GB का डेटा पूरा यूज नहीं किया, 2 GB का डेटा अगर आपने यूज नहीं किया तो उसमें से जो बचेगा वो क्या होगा, वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, यानी कि आपको एडिशनल जाकर के वो उसमें ऐड होता जाएगा। वह जो है एडिशनल वैल्यू नहीं है कि आपकी आगे जाकर के वो ऐड होता जाएगा और पूरा आपको मिलता जाएगा, तो नहीं है, वो क्या होगा, वो लैप्स जाएगा। तो ऐसे ही भाषा भाषा के रूप में बच्चे ने जो तैयारी करी है अगर उतना वो प्रयोग कर लेता है तो वो लैप्स नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा, लैप्स होगा। तो इस प्रकार से एरर जो है वो लैप्स के रूप में होती है। मतलब यहाँ पे एरर को जो है वो पहली बात में जो वहां पे लैप्स के रूप में कहा है, तो इसको कहते हैं व्यवहार संबंधी त्रुटियां। वहीं दूसरी बात में कहा गया मिस्टेक। एक हो गया एरर, कोई तीन भागों में कहा गया, पहला भाग को एरर कहा, लेप्सिस कहा गया, दूसरे भाग को कहा गया मिस्टेक मिस्टेक और तीसरे भाग को कहा गया एरर। तो मिस्टेक क्या है, मिस्टेक में कि बच्चा जानबूझ करके या ना समझी में बच्चा क्या कर रहा है, उसको पता नहीं है व्याकरण के बारे में, व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है, व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है, उस व्याकरण के नियमों की जानकारी के अभाव में बच्चा क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है, बच्चा गलतियां कर रहा है। जैसे जैसे मैंने कहा था कि कोई बच्चा जो है वो कोई व्यक्ति आया आया तो वहां पे वो कहता आओ आओ, वहां पे आओ की वजह से वो उसको वह व्याकरण की पता नहीं है, इस व्याकरण की ना पता होने की वजह से क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। मैंने आपको बता दिया हुआ था। वहीं एरर, एरर क्या है, एरर में एरर बच्चा उसकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा में जो कुछ बच्चा सीखा हुआ है, मातृभाषा में बच्चे ने जो कुछ भी सीखा हो उस सीखने की वजह से बच्चा क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है। गलतियां मैंने कहा था स्टेशन सटेशन कहना, स्टेशन को सटेशन कहना, तो वहां पे वो एरर कर रहा है। एरर कहां से कर रहा है, क्योंकि उसने वो अपनी मातृभाषा में ही उन चीजों को सीखा हुआ, तो इसलिए उसको कहते हैं एरर करना। तो एरर, लैप्सेस, मिस्टेक और एरर के बारे में चर्चा हो चुकी है, जिसके बारे में कोई विस्तार में चर्चा नहीं करनी है, इसलिए हम यहाँ से अब आपको यहाँ से हम आगे लेके चलते हैं। बस मैंने आपको रिवीजन किया है, इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो उसके आगे का जो बचा हुआ था डिसऑर्डर, उस डिसऑर्डर पे हमको चर्चा करनी है। डिसऑर्डर के बारे में भी चर्चा हो चुकी थी कि डिसऑर्डर क्या होता है, भाषा के विकार यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में चर्चा हो चुकी थी। लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषा के विकार, भाषा विकार क्या है, यानी वह किसी न किसी रूप में वह प्रॉब्लम और वह एरर, चाहे वो फिजिकल रूप में, चाहे वह फंक्शनल रूप में, दोनों रूप में आकर के उसको परेशान कर रही है, वह कोई बहुत बड़ा दोष, वह बहुत बड़ी मतलब दिव्यांगता नहीं है, बट उसके अंदर में कोई दोष है, कोई एक अंग के रूप में कोई दोष है। वह अंग जो है या तो हो सकता है किसी डिस्फंक्शन के रूप में हो, यानी वह बैलेंस ना बना पाता हो मस्तिष्क के रूप में, या फिर यहाँ पे जो है किसी प्रकार का फंक्शन ना बना पाता हो, यहाँ से आवाज नहीं निकल पा रही हो, इन सब में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष है, उस दोष की वजह से बच्चा जो है भाषा को बोल नहीं पा रहा है। तो वही जो है दोष हमको पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से दोष है और उन भाषा की उस दोषों की वजह से बच्चे के अंदर में क्या क्या विकार आता है, बच्चे के अंदर में क्या क्या जो है नुकसान होता है, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, वो जो हमको जानना है। वापस मैं विकार के बारे में कहता हूँ, विकार क्या है, विकार वह है, अब तक हमने कहा एरर के बारे में, एरर क्या है, एरर वो बच्चा वो क्षणिक गलतियां करता है, बट यहाँ पे गलतियां एरर बढ़ जाती हैं, बढ़ कैसे जाती हैं, तो बढ़ जाती है बच्चे के यहाँ पे, ये चाहे मैकेनिज्म में किसी प्रकार का दोष हो, या तो हो सकता है ये पैलेट है या पैलेट जो है उसके बराबर ना हो, तो पैलेट जो है फटे हो, तो ये क्लिप पैलेट हो जाए, तो ये पैलेट यहाँ पे बराबर ना हो, या टीथ जो है बराबर ना हो, या फिर ये जो है मैकेनिज्म, ये जो हमारा वोकल फोल्ड, या वोकल फोल्ड बराबर ना हो, या हमारे नेजल साउंड अगर जा रही हो तो वह विकार हो सकता है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में विकार हो सकता है, हमारी न्यूरोज जो है वो न्यूरोज में कोई समस्या हो सकती है, हमारे वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया या लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, इनमें से कहीं पैरिएटल लोब में कहीं कोई समस्या हो सकती है, उस समस्या की वजह से हम बोल नहीं पाते सही ढंग से, उसे कहते हैं क्या, विकार। जब हम बोल नहीं पाते, हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स जब काम नहीं करता, हम बोल नहीं पाते, तो क्या होता है, वह हमें विकार के रूप में आता है। तो ऐसे ही हम विकार के रूप में जानेंगे विकार क्या होता है, भाषा का विकार क्या होता है, और उस विकार के आगे से उससे क्या क्या समस्याएं आती है। चलिए बात करते हैं। जब जब क्या है, जब बच्चा, बालक अपने श्रवण यंत्रों पर, स्वर यंत्रों पर, अब विकार की बात करते हैं, तो जब स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है
नियंत्रण नहीं होता मतलब क्या, ये स्वर यंत्र क्या है, ये स्वर यंत्र पूरी ये स्वर यंत्र है, यहाँ से हमें हमारा पूरा स्वर निकलता है, इसको कहते हैं स्वर यंत्र। यहाँ से लेकर के ये फेफड़े तक, रिब केस तक, ये सब जो है वो स्वर यंत्र होते हैं, यहीं से हमारी ध्वनियां निकलती हैं उच्चारण करने में, ये ध्वनियां निकलती हैं। तो जब हमारा यहाँ पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम बोलना चाह रहे हैं बट उसमें से आवाज नहीं बन रही है, हम बोलना चाह रहे हैं बट आवाज नहीं बन रही। आप देखिए सारे दांत आपके झड़ जाए तो आप कैसा बोलोगे, आपके आपके स्वर नहीं निकलेंगे ढंग से। आप जो है आपका ये वोकल फोल्ड अगर खराब हो, आपको सर्दी हो, जुकाम हो, तो क्या होगा, आप नहीं बोल पाएंगे। वहां पे आप बोलना भी चाह रहे हैं, तो बोलना भी चाह रहे हैं बट वो जो है आवाज वहां से नहीं आ रही है। तो ऐसे जहां बच्चे का या व्यक्ति का स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता है तो क्या होता है, भाषा विकार का रूप लेता है। तो उसमें उसकी भाषा में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। जब स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता है तो उसकी भाषा में दोष पैदा हो जाता है, भाषा में दोष आ जाता है। अब भाषा में दोष आ जाता है, अब इसी भाषा दोष की वजह से, भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज में अपने आप को असहज फील करता है। जब अगर बच्चे के पास भाषा का दोष है, भाषा का दोष है, भाषा दोष की वजह से अपने आप को समाज में असहज फील करता है, असहज महसूस करता है, असहज महसूस करता है। यानी क्यों, क्योंकि अब वह भाषा उसके पास है, तो बोलना चाह रहा है, उसके अंदर में है, और तो बोल नहीं पा रहा है, तो वो समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो असहज महसूस कर रहा है। उसमें हीन भावना का विकास हो जाता है, यानी इसी की वजह से हीन भावना का विकास हो जाता है, हीन भावना का विकास होता है। हीन भावना का विकास क्यों होता है कि बच्चे के पास वह भाषा, बच्चा चाह करके भी उस मैकेनिज्म की वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, मैकेनिज्म में बोल नहीं पा रहा है, मैकेनिज्म में बोल नहीं पा रहा है। तो उस मैकेनिज्म मतलब वो पूरा का पूरा हमारा दोष है, उस दोष की वजह से बोल नहीं पा रहा है। तो बोलने की वजह से क्या है, उसके अंदर में यह दोष आ रहा है। आगे चलते हैं, उसमें हीनता की भावना का विकास हो जाता है, और बच्चे क्या, हीन भावना का विकास होता है, और बच्चा अंतर्मुखी बनने लगता है, यानी वह कुछ कहता नहीं, अंतर्मुखी बन जाता है। अंतर्मुखी मतलब क्या, वह कुछ कहता नहीं है, सारी बातें जो उसके मन में ही रह जाती है, बच्चा अंतर्मुखी बन जाता है। अंतर्मुखी मतलब क्या, सारी बातें उसके अंदर ही रहती है, वो बोल नहीं पाता, वह एक्सप्रेशन के रूप में नहीं होता है, सारा कुछ खाली ग्रहण कर रहा है बट एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर में भाषा का विकार जो है वो पनप रहा है। भाषा दोष शैक्षिक विकास को भी, यह शैक्षिक विकास को भी प्रभावित करता है, शैक्षिक विकास को भी प्रभावित करता है। यानी उसकी वजह से बच्चा, उसको कोई नहीं बोलेगा कि आकर के यहाँ बोलो, क्या आकर के कहो, उसे रीडिंग नहीं करवाएगा, उसे राइटिंग नहीं करवाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भाषा विकार है। तो वो क्या होगा, लगातार बच्चों से, बाकी अन्य बच्चों से पीछे होता जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा, पीछे रहेगा। तो ऐसे जो है वहां पे वो अभी पीछे रह जाता है। विभिन्न प्रकार के भाषा विकार न केवल वाणी को प्रभावित करते हैं, बल्कि मतलब भाषा विकार, जो अलग अलग प्रकार के भाषा विकार, अभी हम अलग अलग प्रकार के भाषा विकार के बारे में समझेंगे। अलग अलग प्रकार के भाषा विकार ना मात्र वाणी को प्रभावित करते हैं, मात्र वाणी को ही प्रभावित नहीं करते हैं, वाणी को प्रभावित करते हैं, बल्कि क्या, रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को, और क्या, लिसनिंग को, इन सभी को प्रभावित करते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इन सभी को प्रभावित करते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इन सभी को प्रभावित करते हैं। मात्र वाणी को ही प्रभावित नहीं करते, बाकी सभी चीज को भी वह प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर में वाणी का दोष होता है। तो बच्चे के अंदर में वाणी का दोष होने की वजह से बच्चा क्या होता है, इन सभी में पीछे हो जाता है। अब वाणी दोष के बारे में मैंने उस दिन बताया हुआ था, कुछ मैंने वाणी दोष दिखाया हुआ था, कुछ वाणी दोष मैंने आपको प्रस्तुत किया हुआ था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हो तो चले आगे, अगर ये हो गया हो तो आगे चले। यानी वाणी दोष क्या है, वाणी दोष के बारे में मैंने बताया कि वाणी दोष क्या है, वह मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई हमारी कमी हो गई, वह दोष हो गया, वह मैकेनिज्म चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो,
इनमें इन दोनों में कहीं ना कहीं अगर कोई समस्या है, इन समस्या की वजह से व्यक्ति जो है भाषा को बोल नहीं पाता, उच्चारित नहीं कर पाता है, और उस वजह से बच्चा जो है वह अपने समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है, उसके अंदर हीन भावना पनपने लगती है, वह अंतर्मुखी बन जाता है, वह शैक्षिक रूप में पिछड़ जाता है, और उसी वजह से उसका पढ़ना लिखना बोलना सुनना भी वह प्रभावित होने लगता है। अगर हो गया हो तो आगे चले, एक मैसेज कर दिया करिए। दीनू राठौर, आप कई सारे लोग हैं जो बहुत पीछे आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। अगर आप बाद में आए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। समय पे आ जाया करिए, लेक्चर छूट जाता है तो आपको समझेगा नहीं। बहुत सारे लोग हैं, किशन दान है, दीनू राठौर हैं, और दो तीन और बच्चे हैं, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, इसमें वो कौन है, सुमन कौन है, कोई है वो भी, वो लगातार लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पता नहीं इनका नेटवर्क नहीं है, क्या समस्या है। चलिए कोई नहीं, तो कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलिए अब आप कुछ भाषा विकार को ले लेते हैं, कुछ भाषा विकार क्या क्या है। भाषा विकार जो मैंने बताया था, अलग अलग प्रकार की भाषा विकार, तो अलग अलग प्रकार की भाषा विकार कौन कौन से हैं। भाषा विकार, भाषा विकार कौन कौन से है, तो पहले भाषा विकार को ले लेते हैं। भाषा विकार क्या क्या है। भाषा विकार जो है वो अफेजिया, अफेजिया हो सकता है, अफेजिया सबसे बड़ा है, अफेजिया, अफेजिया हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, अफेजिया डिसऑर्डर या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। और क्या हो सकता है, और हो सकता है एलेक्सिया, एलेक्सिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिसलेक्सिया होता है, हो सकता है डिसलेक्सिया। और क्या हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिसार्थ्रिया हो सकता है, डिसार्थ्रिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिसार्थ्रिया होने के बाद डिस्ग्राफिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो सकता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। और क्या हो सकता है, सब लैंग्वेज डिसऑर्डर के भाग हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर में आते हैं। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन डिसऑर्डर, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन डिसऑर्डर, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन डिसऑर्डर हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिसको एनडीडी कहते हैं, एनडीडी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। यह भी जो है भाषा का ही, वो न्यूरो से संबंधित इसलिए आता है। और क्या हो सकता है, तो वॉइस डिसऑर्डर हो सकता है, वॉइस डिसऑर्डर। ये जो है डिसऑर्डर अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हम अलग अलग सारे डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। अब सारे डिसऑर्डर एक ही दिन में तो नहीं खत्म हो जाएंगे, अगर मैं एक ही दिन में खत्म भी कर दूंगा तो आपको समझेगा नहीं, अगर मैं एक दिन में खत्म भी कर दूंगा तो आपको समझेगा नहीं। तो इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, थोड़े थोड़े करके चलेंगे। आप यह याद कर लेंगे तो आपको दोनों जगह काम आएगा, यह पढ़ाना आपको दोनों जगह काम आएगा। यह आपके इस फील्ड में भी काम आएगा, साथ साथ में इससे जो दो तीन प्रश्न आते हैं रीट में, सीटेट में, और ये दो तीन प्रश्न एक ही में नहीं आते, सारी पेडागोगी में आते हैं, कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं। तो वह लैंग्वेज, चाहे वह हिंदी का पढ़े चाहे अंग्रेजी का पढ़े, हिंदी में भी इस प्रकार का आता है, अंग्रेजी में भी इस प्रकार का आता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं, तो एटलीस्ट चार नंबर के प्रश्न आपके इससे कंफर्म हो जाएंगे, इससे कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से जान पाओगे, इनमें थोड़ी समानता भी है, तो समानता भी अगर आप जान पाओगे, इसके अंदर में क्या समानता है, क्या अंतर है, इसको भी अगर आप जान जाएंगे तो आपके प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इसको जो है मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से बताऊंगा। हो सकता है कि आज मैं यहाँ से 3 खत्म कर पाऊं या मैं 2 ही खत्म कर पाऊं, समय देखते हैं कहां तक जाता है। तो वो उसके बाद की जो बाकी चीजें हैं वो मैं आगे आगे फिर खत्म करूंगा। बहुत ज्यादा डीप लेके नहीं जाऊंगा, बस आपको बेसिक चीज ही बताऊंगा। डीप जाने में तो बहुत लंबा जाएगा, उसका क्या उपाय है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट बेसिक चीजें जो है मैं आपको बता दूंगा, जो आपके एग्जाम से संबंधित पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ से अफेजिया के बारे में। यहाँ से अफेजिया को ले लेते हैं। अफेजिया क्या है, अफेजिया जो है वो क्या है, एक प्रकार का, इसको वाचाघात बोलते हैं, यानी वाणी का आघात, वाणी का आघात बोलते हैं। जब व्यक्ति, आप लोग जानते होंगे कि कोई व्यक्ति जो है उसका यहाँ न्यूरो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रॉब्लम होने की वजह से वो बेचारा बोल नहीं पाता है, उसका रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों बंद हो जाता है।
यानी ना तो वह सुन पाता है, वह ना तो वह समझ पाता है और ना ही बोल पाता है। कोई व्यक्ति जो है वह मतलब बोल नहीं पाता है, समझ लेता है। कोई व्यक्ति जो है वह समझ नहीं पाता बट बोल लेता है। ये अलग अलग प्रकार की, या कोई व्यक्ति मतलब रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों उसका प्रभावित होता है। तो ऐसे जो है यह अफेजिया अफेजिया लोगों में दिखाई पड़ता है। अफेजिया को जो है वह हम अफेजिया को वाचाघात भी कहते हैं। अफेजिया को वाचाघात वाचाघात भी कहते हैं। अब अफेजिया होता क्या है इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। अफेजिया के बारे में चर्चा करते हैं। अफेजिया क्या बात है? अफेजिया में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में असमर्थ होता है। यानी उसकी भावनाएं जो है, भावनाओं को शब्दों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में असमर्थ होता है। शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में असमर्थ होता है। यानी वह गेस्चर तो करेगा बट वह बोल नहीं पाएगा। वह उसके अंदर में भाषा का भाषा जो है भाषा के रूप में नहीं निकलेगा। भाषा के रूप में जो उसको जो बोलना है, उसको जो कहना है, वह जो है उसको भाषा के रूप में कह नहीं पाता, उसको शब्दों के रूप में जो है कह नहीं पाता। गेस्चर चलेगा, बॉडी है, ये हाव भाव पूरा चलेगा, वो हाव भाव कर सकता है, सब कुछ करेगा, देखेगा देखेगा सब कुछ होगा, बट वह क्या है, ये मैकेनिज्म उसका काम नहीं करेगा। वहां पे लैंग्वेज जो है उसका अफेक्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज जब अफेक्ट हो जाता है उसी को कहते हैं क्या? अफेजिया। अफेजिया कहते हैं कुछ बोल पाने में कठिनाई महसूस करता है उसे, जहां पे बोल पाने में भी कठिनाई महसूस करता है, बोल पाने में भी कठिनाई महसूस करता है, बोल पाने में भी कठिनाई महसूस करता है। जो बोल पाने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे कहते हैं क्या? अफेजिया। अब बोली बंद होने की यह समस्या है कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है? मतलब किसी की बोली बंद हो गई, बोलती बंद हो गई, लोग कहते हैं बोलती बंद हो गई। बोलती बंद हो गई मतलब क्या कि कुछ लोग तो कुछ समय के लिए, कुछ लोग कुछ कह देते तो आप कुछ समय के लिए सामने आता है, तो उसको नहीं कहते अफेजिया। कुछ लोगों का यह मैकेनिज्म की है, यह जो है वो न्यूरो होने की वजह से वर्निस और ब्रोकास और लेफ्ट हेमिस्फीयर में जब कोई प्रभाव हो जाता है, वह न्यूरॉन्स काम नहीं करते, या किसी प्रकार के स्ट्रोक होने की वजह से व्यक्ति जब बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, वो बिल्कुल बोल नहीं पाता है, तब जाकर के उसे जो है वह इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का अफेजिया जो है वह कहते हैं। यहाँ पे बोली बंद होने की यह समस्या बुजुर्ग या अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में ज्यादा होती है। यानी यह चीज कहाँ देखने को मिलती है? लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ब्रेन हेमरेज होने की वजह से क्या हुआ, उसको जो है अफेजिया हो गया। ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उसको अफेजिया हो गया। अफेजिया हो गया मतलब क्या कि उसका जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, उसका वर्निस एरिया, ब्रोकास एरिया, यह काम करना बंद कर दिए। यानी वहां तक मैसेज, वहां तक सूचना नहीं जा रही है, और वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स के रूप में जो है वह बोल नहीं पा रहा है, वह शब्द नहीं बन पा रहे हैं, शब्द नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या हुआ, उसको जो है वाचाघात हो गया, वह बोल पाने में असमर्थ हो गया। तो यह बोल पाने में असमर्थ जो है वह बुजुर्गों में और अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा होती है। यह बुजुर्ग या अधिक उम्र के लोगों में दिखाई देता है, या अधिक उम्र के लोगों में दिखाई देता है, या किसी स्ट्रोक की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, या किसी सदमे की वजह से ऐसा जो है यह होता है। यह होता क्यों है? इनमें अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर एक प्रकार का रोग है, अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया रोग, डिमेंशिया रोग, डिमेंशिया रोग, आघात, स्ट्रोक, आघात या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक, आघात, स्ट्रोक, या सिर में चोट लगने से, सिर में चोट लगने से, या सिर में चोट लगने से, या ब्रेन ट्यूमर होने से, ब्रेन ट्यूमर होने से, इस प्रकार का जो है वह अफेजिया जो है होता है। तो ये जब अफेजिया हो जाता है तो व्यक्ति क्या अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। और ये सब चीजें दिखाई कहाँ पड़ती है? तो ये सब चीजें जो है व्यक्ति बुजुर्गों में और अधिक उम्र के बच्चों में दिखाई पड़ती है। छोटे बच्चों में भी दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं छोटे बच्चों में दिखाई नहीं पड़ती है, छोटे बच्चों में भी दिखाई पड़ती है। तो छोटे बच्चों में किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो जब छोटे बच्चों में दिखाई पड़ती है तो उसे कहते हैं डिस्पेजिया, उसी को डिस्पेजिया कहते हैं। यह इसे डिस्पेजिया कहते हैं, या इस अफेजिया हो गया ना, अफेजिया का दूसरा नाम इसे डिस्पेजिया भी कहते हैं। इसे डिस्फेजिया भी कहते हैं।
अब डिस्फेजिया कैसे कहते हैं? तो डिस्फेजिया कहते हैं यह जो है, यह क्या है, यह अवस्था, इसमें अर्जित भाषा होती है, यानी भाषा व्यक्ति अर्जित कर लेता है। अब किसी बुजुर्ग को होगा, तो किसी बुजुर्ग या अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होगा, तो उसके पास भाषा तो आई जाएगी, भाषा आई जाएगी। यह जो है इसे अर्जित भाषाई दोष कहते हैं। इसे जो है या डिस्फेजिया भी कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, अर्जित भाषाई दोष भी कहते हैं। इसे अर्जित भाषाई दोष, ये जन्मजात नहीं होता, यह अर्जित भाषाई दोष होता है। इसे अर्जित भाषाई दोष कहते हैं, यानी व्यक्ति के पास भाषा आ जाती है, भाषा उसके पास रहती है, बट सडन ऐसा किसी अल्जाइमर या किसी डिफेंसिया या आघात, या फिर मस्तिष्क में, ब्रेन में चोट लगने की वजह से व्यक्ति को जो है इस प्रकार का आघात हो जाता है, और वो अचानक से उसका वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया काम करना बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें चोट कहाँ लगती है, इसमें सेरिब्लम और लेफ्ट हेमिस्फीयर के किसी भाग के नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने से। इसमें तो सेरिब्लम, या लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरिब्रम या लेफ्ट हेमिस्फीयर, मैंने कहा था छोटा वाला दिमाग, छोटा मस्तिष्क, इस छोटे वाले मस्तिष्क में या लेफ्ट हेमिस्फीयर के किसी भी भाग में, चोट लग जाए या वह क्षतिग्रस्त हो जाए, तो जो है इसको यह डिस्फेजिया या फिर अफेजिया, यह जो है उसको हो जाता है। तो यह इसका होने का कारण क्या है, सेरेब्रम में या लेफ्ट हेमिस्फीयर में किसी भाग में वह चोट लग जाए, तो चोट लगने की वजह से ही इसे क्या कहते हैं, यह डिस्फेजिया या फिर अफेजिया कहते हैं। इसे जो है बच्चों में, यह अफेजिया बच्चों में पाया जाता है, तो जब यह बच्चों में पाया जाता है तो उसे डेवलपमेंटल अफेजिया कहते हैं। जब यह बच्चों में पाया जाता है तो उसे डेवलपमेंटल अफेजिया कहते हैं। यहाँ तक अगर हो गया तो आगे चले, जब यह बच्चों में पाया जाता है, अफेजिया ही जब बच्चों में पाया जाता है तो उसे डेवलपमेंटल अफेजिया कहते हैं। यानी वहां पे वह बच्चों में किसी स्ट्रोक की वजह से हुआ है, बच्चों में किसी जो है ब्रेन में कमी की वजह से हुआ है, उसको आगे जाकर के हम सुधार सकते हैं। डेवलपमेंटल है, उसको हम चाहे तो आगे सुधार सकते हैं, मेहनत करेंगे बच्चों में, तो जो दवा के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं डेवलपमेंटल अफेजिया। यह जब अफेजिया बच्चों में पाया जाता है तो उसे डेवलपमेंटल अफेजिया कहते हैं। जब यह बच्चों में दिखता है, बच्चों में दिखाई देता है, तो उसे डेवलपमेंटल अफेजिया कहते हैं। अब यहाँ मैंने बताया हुआ था क्या, इसे डिस्पेजिया कहते हैं, अफेजिया कहते हैं। यह क्या है, यह जब बुजुर्गों में दिखाई पड़ता है या अधिक उम्र वाले लोगों में दिखाई पड़ता है, तो वह दिखाई देने का काम वो कैसे होता है, तो उसको या चाहे वह डिमेंशिया हो जाए या फिर अल्जाइमर हो जाए, आघात हो जाए, उस वजह से। अब यह इनके पास भाषा रहती है तो इसलिए इनको जो है ये बोलने पाने में असमर्थ रहते हैं। जबकि वह सब कुछ लिख सकते हैं, लिखने में कोई समस्या नहीं होती है, बट ये बोल नहीं पाने, भाषा के रूप में ग्रहण नहीं कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जो है इनमें होता है। और यही जब छोटे बच्चों में दिखाई देने लगता है, तो बच्चों में दिखाई देने लगता है, उसे कहते हैं क्या, डेवलपमेंटल अफेजिया। अब डेवलपमेंटल अफेजिया होता है तो यहाँ पे ये सेरेब्रम में किसी प्रकार की चोट है, या फिर हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में किसी प्रकार की चोट है, इसे एक्सरसाइज करा करके या फिर इसे दवा करा करके या फिर इसे किसी न किसी प्रकार से वापस से दोबारा वह स्ट्रोक होए, तो फिर वो यह जो है हो सकता है दोबारा स्ट्रोक होने पर और ज्यादा हो जाए, या हो सकता है ठीक भी हो जाए। तो दोनों कंडीशन में जो है यह इसका वेट किया जाता है, वेट करने पर उस पर फोकस कराया जाता है, कराने के बाद जो है वो चीज को हम एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, वापस से भाषा उसकी ले सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, डेवलपमेंटल अफेजिया। जब विकासी जो है वो अफेजिया होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं ये। अब इसमें और क्या होता है, तो यह अफेजिया क्या है, मस्तिष्क के ब्रोका एरिया और वर्निक क्षेत्र में नुकसान के कारण होता है। यानी ये क्या, ब्रोका एरिया और वर्निक्स एरिया, ब्रोका क्षेत्र और वर्निक क्षेत्र, इन दोनों में, ब्रोका क्षेत्र और वर्निक क्षेत्र, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ब्रोका क्षेत्र और वर्निक क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जो है भाषा के निर्माण करने में सहायक होते हैं। जब मैंने आपको मैं भाषा पढ़ा रहा था,
एक्वायर्ड लैंग्वेज में बता रहा था, उसमें मैंने बताया हुआ था ब्रोकास और वर्निक्स दो भाग होते हैं। तो ब्रोकास और वर्निक्स ये दोनों जो है वो ऑक्सीपिटल लोब में, मतलब ऑक्सीपिटल लोब से ध्वनि पहुंचती है, और जो है नहीं, टेम्पोरल लोब से ध्वनि पहुंचती है। टेम्पोरल लोब से ध्वनि पहुंच करके तो क्या होती है, ब्रोकास और वर्निक्स एरिया में जाती है। तो ब्रोकास और वर्निक्स अगर दोनों प्रभावित हो गए, ब्रोकास और वर्निक्स दोनों प्रभावित हो गए, तो इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति बोल नहीं पाता और उसका शब्द का निर्माण नहीं होता। ऑडिटरी कॉर्टेक्स को भी प्रभावित करता है। ये सब प्रभावित होने की वजह से क्या है, बच्चा व्यक्ति बोल नहीं पाता है। अब ब्रोकास और वर्निक्स ये दोनों प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति जो है इनके दोनों नुकसान होने में भाषा की पहचान को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यानी जब ब्रोकास और वर्निक्स क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से, इसके क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से भाषा की पहचान में समस्या आती है। अब समस्या आती है तो ऐसे ही ब्रोकास और वर्निक्स ये दोनों की वजह से जो है इसके कुछ इसके भाग डिवाइड किए गए हैं। किसके प्रकार डिवाइड किए, ब्रोकास और वर्निक्स के आधार पे ही जो है इसके भाग डिवाइड किए गए। चलिए, तो भाग डिवाइड किए गए, तो क्या क्या भाग डिवाइड किए उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से भाग इसके डिवाइड किए गए। तो भाग डिवाइड किए गए, इसके टाइप्स ऑफ एफिजिया के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एफिजिया क्या है, उसको चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ अफेजिया, तो टाइप्स ऑफ अफेजिया को 3 भागों में लिया गया है। तो 3 भागों में लिया गया। पहला भाग जो लिया गया है वो उसे कहते हैं क्या, उसको कहते हैं रिसेप्टिव अफेजिया। पहले वाले को कहते हैं रिसेप्टिव अफेजिया। रिसेप्टिव अफेजिया। और दूसरे को कहते हैं क्या, एक्सप्रेसिव अफेजिया। और तीसरा वाला जो है उसको कहते हैं रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों। रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव। अब रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव जो अफेजिया जो है दोनों दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, यह कहाँ दिखाई पड़ता है, तो किस रूप में रिसेप्टिव अफेजिया होती है, किस रूप में जो है एक्सप्रेसिव अफेजिया होती है, और क्या होता है। तो जो ये है, यह रिसेप्टिव अफेजिया है, यह वर्निक्स एरिया में क्षति के कारण होता है। यानी व्यक्ति जो है लैंग्वेज को रिसेप्ट नहीं कर पाता। अगर कोई रिसेप्टिव मतलब क्या, कि कोई व्यक्ति अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको रिसेप्ट नहीं कर पा रहा है, सुन करके वह यहाँ तक लेके नहीं आ पा रहा है, तो वही चीज यहाँ से प्रभावित हो गई। यहाँ मतलब हियरिंग तो हो रही है, व्यक्ति को हियरिंग हो रही है, बट लिसनिंग नहीं हो रही है। समझिए, व्यक्ति को हियरिंग हो रही है, लिसनिंग नहीं हो रही है। हियरिंग तो यहाँ तक हो रहा है, पूरा प्रोसेस है, सब कुछ चल रहा है, बट वह लिसनिंग उसके अंदर वह कंक्लूजन जो नहीं हो रहा है, वह कंक्लूजन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके वर्निक्स में समस्या है। कहाँ समस्या है, वर्निक्स एरिया में समस्या है। वर्निक्स एरिया उसका काम नहीं कर रहा है। वर्निक्स क्षेत्र क्या है, उसका काम नहीं कर रहा है। वर्निक्स क्षेत्र काम नहीं कर रहा है, मस्तिष्क का काम नहीं कर रहा है, क्षतिग्रस्त है। तो वर्निक्स क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से, वर्निक्स क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से यह क्या है, यह व्यक्ति भाषा को समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, इस वजह से वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, जब वो ग्रहण ही नहीं करेगा तो उच्चारण कहां से करेगा, तो वो उसको दे कहां से पाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र एक रिसेप्टिव के रूप में जाना जाता है। वहीं एक्सप्रेसिव क्या है, एक्सप्रेसिव में क्या होता है, तो अभी यहाँ वर्निक्स की बात हुई, अब यहाँ ब्रोकास की बात हुई। यहाँ पे जो है ब्रोकास एरिया इसका क्षतिग्रस्त होता है। क्या क्षतिग्रस्त होता है, यहाँ पे ब्रोकास एरिया इसका क्षतिग्रस्त होता है। ब्रोकास क्षेत्र, जब ब्रोकास क्षेत्र क्षतिग्रस्त होता है तो व्यक्ति क्या है, उसको एक्सप्रेस करने में, उसी भाषा को एक्सप्रेस करने में क्या है, असमर्थ हो जाता है। यानी वह क्या है, उसका ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये जो ब्रोकास एरिया है किससे संबंधित करता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से। ये संबंधित करता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स से। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स से जब संबंधित करता है तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या है, उसको बोलने में वह असमर्थ बना देता है। यानी वह शब्द का निर्माण नहीं करता है, कि वह शब्दों को अपने बाकी के मैकेनिज्म से या ग्लोटल साउंड से इससे जो है वो बोलने लगे, ये जो है वो अलाउ नहीं करता है।
अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए वो एक्सप्रेसिव नहीं होता है। अब जो है ये रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव आप दोनों समझ सकते हैं कि ये भी क्षतिग्रस्त है और ये भी क्षतिग्रस्त है, दोनों क्षतिग्रस्त है। तो दोनों क्षतिग्रस्त है, यानी ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों क्षतिग्रस्त है। इसको मस्तिष्क के नंबर के रूप में जाना जाता है, मस्तिष्क में नंबर के रूप में जाना जाता है कि जितनी भी न्यूरॉन्स है, जितनी भी जो जो उसमें न्यूरोज है, जो न्यूरोज है, उन न्यूरोज को पॉइंट में नंबर में जाना जाता है। तो नंबर में जाना जाता है, तो कौन कौन से नंबर इसमें प्रभावित होते हैं? वो नंबर है 41, 42 और 43। 41, 42 और 43, 41, 42 और 43, 41, 42 और 43, ये तीन एरिया जो इसमें क्षतिग्रस्त होते हैं। 41 भाग, 42 भाग और 43 भाग। 41 भाग, 42 भाग और 43 भाग क्या होते हैं? इसमें क्षतिग्रस्त होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं। तो 41 भाग, 42 भाग और 43 भाग जब ये क्षतिग्रस्त होते हैं, किसी की वजह से व्यक्ति जो है वो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों नहीं कर पाता है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों नहीं कर पाता है। तो अब ऐसे ही जो है वह हम ये समझते हैं, ये समझ सकते हैं कि क्या है यह अफेजिया जो है, अफेजिया क्या है, कितना बड़ा है? अफेजिया जो है वो सबसे बड़ा है। अफेजिया ही जो है वो व्यक्ति को भाषा के लिए सब नुकसान करता है। अफेजिया अगर किसी को गया, कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता, कोई स्ट्रोक हो गया, तो तुरंत उसका नाम आता है, क्या हो गया? व्यक्ति को अफेजिया हो गया। तो अफेजिया वो अलग अलग रूपों में, बच्चों में अलग रूप में दिखाई देता है, जिसको डेवलपमेंटल अफेजिया कहते हैं, और जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों में अलग रूप में दिखाई देता है, जिसे डिस्पेजिया कहते हैं। तो अफेजिया और डिस्पेजिया आपने दोनों जाना। अब यह जो है कैसे होता है, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, इसमें कौन कौन काम आते हैं? तो ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया के साथ साथ में हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम काम आता है, जिसको मस्तिष्क का छोटा भाग कहते हैं, मस्तिष्क का छोटा भाग। तो ये सेरिब्रम काम आता है, सेरिब्रम और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों जो है, ये दोनों प्रभावित हो जाते हैं। दोनों प्रभावित होने की वजह से, दोनों क्षतिग्रस्त होने की वजह से, और ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया के क्षतिग्रस्त होने से हमें जो है यह हम अफेजिया के रूप में हम शिकार हो जाते हैं, और हम भाषा को बोल नहीं पाते हैं, शब्दों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं, शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाते। तो इस तरह से यह पूरा ब्रोकास एरिया और वर्निक्स एरिया, ये पूरा जो अफेजिया के रूप में काम करता है। अब इसमें इसके तीन भाग बताए गए, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव दोनों। ये जो है जितना मैंने बताया। अब इसके लक्षण क्या है, क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं अगर किसी व्यक्ति में अफेजिया हुआ है, तो लक्षण क्या दिखाई देंगे? आइए लक्षण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अफेजिया के लक्षण, आप इतनी बातें याद रखे रहिएगा, जो जो मेजर मेजर चीजें हैं, वो मेजर मेजर चीजें याद रखे रहिएगा। पॉइंट्स जो है, जितने पॉइंट्स, उन पॉइंटों को आप लिखे रहिएगा, ताकि आपको वो याद रहे। वही पॉइंट ही पूछे जाते हैं, वही पॉइंट ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पॉइंटों पर चर्चा कर रहा हूँ। खास हर समय में, हर चीजों में, हर एक मुद्दों में मैं खाली पॉइंट पे, जो हमारा की टर्म्स है, जो की टर्म्स है, उस की टर्म्स पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ऐसे ही आप चाहें तो ऐसे की टर्म्स पे हम चाहें तो हजारों प्रकार के वन लाइनर, हजारों प्रकार के वन लाइनर हम जो लगा सकते हैं, हजारों प्रकार के वन लाइनर। जालूदान का ये हमारा एक प्रश्न है कि सर हमको वन लाइनर के रूप में बताइए कि वन लाइनर हम चाहें, वन लाइनर जितने भी हैं, वन लाइनर, अब इससे जितने हम पढ़ा रहे हैं वन लाइनर से, एक एक में से एक एक दिन के लेक्चर में हम चाहे तो कम से कम 30 वन लाइनर बन सकते हैं। 30 वन लाइनर, हाँ, तो ये 30 वन लाइनर बनेंगे, वो आपको सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे, बनेंगे, वो उस पर काम चल रहा है, और जब रेडी हो जाएगा तो वो वन लाइनर जो आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप कहीं कहीं देखते हैं कि जो है 50 वन लाइनर है, 100 वन लाइनर है, तो हम आपको 100 नहीं, हजारों वन लाइनर दे देंगे, ताकि आप वहीं से लेकर के पढ़ करके हो सकते हैं आगे। उससे बेहतर है कि आप जो लेक्चर है, एक एक लेक्चर को डायग्रामेटिक रूप में बना करके रखिए। इसका क्या हो सकता है, 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 एक ही चित्र में आपको सारी की सारी कहानियां पूरी मिल जाएंगी। तो ऐसे आप इस तरह से बना करके पढ़ना स्टार्ट करिए। वो जो है वो अगर रटे रहेंगे, वन लाइनर होगा तो वन लाइनर भूल जाएगा और आपको कंफ्यूज करेगा, ये वहां था या यहाँ था, वहां था या यहाँ था, ये आपको कंफ्यूज करेगा। अगर सारी बातें एक ही जगह रहेंगी, तो आपको सारी बातें एक ही जगह से आप रिलेट कर सकेंगे, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये यहाँ पे है। तो ये जो है, चलिए हम आगे चलते हैं, अफेजिया के आगे की बात करते हैं। अफेजिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है? अभी तक तुमने अफेजिया के बारे में जान लिया। अफेजिया जो है वह मस्तिष्क में स्ट्रोक होने की वजह से जो है यह अधिकतर दिखाई देता है, यह बड़ों में दिखाई देता है, बुजुर्गों में दिखाई देता है, और छोटे बच्चों में डेवलपमेंटल अफेजिया के रूप में दिखाई देता है। तो अब जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसके अगर किसी में हुआ है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वह देखने को मिलता है कि व्यक्ति क्या है, बोलने में व्यक्ति बोलने में असमर्थ होता है, या बोलने में उसको परेशानी होती है।
बोलने में परेशानी होती है। बच्चा या व्यक्ति व्यक्ति जो है वो बोलने में परेशान रहता है, नहीं बोल नहीं पाता ढंग से, उपयुक्त शब्द खोजने के लिए संघर्ष करता है। उपयुक्त शब्द यानी उसके लिए क्या शब्द हो सकता है? उपयुक्त शब्द। जैसे कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं कि क्या पहचान रहे हैं क्या। हम जब जाते हैं किसी व्यक्ति को, जो हम देखते हैं कि वो आईसीयू में है या फिर जो है वो वेंटिलेटर पे है, तो आप ये क्या पूछते हैं, ये देखे कि क्या वो पहचान रहे हैं क्या, क्या वो नाम उच्चारण ले पा रहे हैं, क्या पहचान रहे हैं, तो कुछ बोल पा रहे हैं क्या। अब बोल पा रहे हैं इसका मतलब क्या कि आपके दिमाग में कहीं उनको स्ट्रोक तो नहीं हो गया है, उनको स्ट्रोक तो नहीं हो गया, वो बोल पाना ही क्या समझते हैं, वही उपयुक्त शब्द वो खोज पा रहे हैं कि आप वही हो, आप वही हो, आप फला ही हो, ये जान पा रहे हैं कि नहीं, बता पा रहे। आप जब आपने जान लिया कि हाँ तो समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ नाम ले रहे हैं, इसका मतलब उनको अफेजिया वाला लक्षण उनके अंदर में नहीं है। तो ऐसे ही उपयुक्त शब्द खोजने के लिए संघर्ष करना। अगर बच्चा बोलने में उपयुक्त शब्द जो है खोजने में संघर्ष हो रहा है, तभी आप समझ सकते हैं क्या व्यक्ति को अफेजिया के लक्षण दिख रहे हैं। बातचीत में अनुचित शब्दों का प्रयोग करना। अनुचित शब्दों का यानी उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, अनुचित शब्दों का प्रयोग करना। शब्द तो है, अब ये क्यों प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसके पास है, ये एक्वायर्ड है, ये एक्वायर्ड है। मैंने बताया था ये क्या है, अर्जित भाषा होती है। व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, जब बुजुर्ग होता है या बड़े लोगों में लक्षण ये दिखाई देता है, तो उसके पास भाषा होती है, अर्जित होती है, बट कौन सी भाषा को कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी भाषा को कहाँ इस्तेमाल करना है, उस पर कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, व्यक्ति जो है वह शब्द ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता है। कम या अधूरे वाक्यों को बोलना, यहाँ पे कम या अधूरे वाक्यों को बोलना, अधूरे वाक्यों को बोलना। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है, हमारे जो सीनियर क्लार्क है सूर्यकांत भाई, उनकी वाइफ को 2 साल से स्ट्रोक हुआ है। वो जो है वो पूरा अच्छी तरह से नहीं बोल पाती, अब तो काफी उनके में सुधार हुआ है, सुधार हुआ। पहले तो बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, जैसे थेरेपी हो रही है, लगातार उनकी थेरेपी हो रही है, तो वह जो है अब कुछ कुछ शब्द जो है वो बोलने लगी, वाक्यों को भी बोलने लगी है। नहीं तो पूरा का पूरा उनको स्ट्रोक हो गया था और पूरा अफेजिया हो गया था, उनको शब्द बोल ही नहीं पाती थी, तो बहुत टुकड़े टुकड़े में बोलती थी। तो ऐसे ही कम या अधूरे वाक्यों को बोलना, ऐसे वाक्य बोलना लिखना जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। बोलना या लिखना जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी वो कुछ भी बोलेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये भी चीज जो है वो दिखाई पड़ती है। और क्या दिखाई पड़ता है, और दिखाई पड़ता है परिचित या अजीब शब्द बोलना। मतलब अपरिचित, अपरिचित मतलब आप वो शब्द कहां से निकल के आया, क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप आ गए तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं कौन सी भाषा, कहीं कौन कहाँ तमिल की भाषा सीख ली है, तेलुगु भाषा सीख ली है, नेपाल की भाषा सीख ली है, या फिर जो है वो अमेरिका की भाषा, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी अपरिचित भाषा या अजीब शब्द बोलते हैं, अपरिचित शब्द या अजीब शब्द बोलना, अपरिचित शब्द या अजीब शब्द बोलना, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है, क्या बोला जा रहा है। अब तैयारी करवा रहे हैं तो वो जो है अपरिचित शब्द या अजीब शब्द बोलता है। जब और तैयारी करवाएंगे तो व्यक्ति और सुधर जाता है। दूसरे लोगों से बातचीत या भाषा को न समझना, कोई अगर बातचीत हुआ, रिसेप्शन हो गया, दूसरों की भाषा भाषा को न समझना, यह भी जो है लक्षण देखने को मिलता है। वो मैंने बताया था 3 लक्षण, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव दोनों, ये तीनों लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें। और क्या है, और तो उच्चारण में समस्या होना, व्यक्ति को उच्चारण में समस्या होना, यानी उसकी बात अटकने लगती है, यह भी अफेजिया के लक्षण है। यह भी अफेजिया के लक्षण है कि व्यक्ति में उच्चारण की समस्या भी देखने को मिलती है। शब्द बनाने या साथ में जोड़कर बोलने में, शब्द बनाने या साथ में जोड़कर, यानी वो 2 शब्दों को मिला करके बोलना है तो भी नहीं बोलते, जिसको फ्रेजिंग कहते हैं। शब्द बनाने या साथ में जोड़कर बोलने में, शब्द बनाने या साथ में जोड़कर भी बोलने में समस्या होती है व्यक्ति को। और क्या, वस्तुओं के नाम भूल जाना, यानी वस्तु ये क्या कहा गया, ये क्या है, ये क्या है, तो भूल गया, यानी दिमाग से ही निकल गया, भूल गया क्या है, दिमाग से निकल नहीं गया, वो जो है वो उसका शब्द ही नहीं आ रहा है, उसको शब्द खोज नहीं पा रहा है। बताया मैंने, उपयुक्त शब्दों को खोजने में संघर्ष, उसका शब्द ही नहीं बना पा रहा है कि वो शब्द है क्या। तो ऐसे जो है वह शब्दों को भूल जाना, वस्तुओं के नाम भूल जाना, वस्तुओं के नाम भूल जाना। तो और क्या, और आता है कि एक वाक्य को या शब्द को बार बार दोहराना, शब्द या वाक्य को बार बार दोहराना, यह भी लक्षण जो है वो उसमें बच्चे में या व्यक्ति में दिखाई
देता है। लिखने पढ़ने में कठिनाई होना, तो आगे चल करके व्यक्ति जो है क्या है, वो लिखने और पढ़ने में कठिनाई महसूस करने लगता है। तो ये सब क्या है, अफेजिया के लक्षण है। अफेजिया के लक्षण जो है वो मेनली कहाँ दिखाई पड़ते हैं, अफेजिया के लक्षण बुजुर्गों में और अफेजिया के लक्षण जो बच्चों में दिखाई पड़ते हैं, इसको कहते हैं डेवलपमेंटल। और ऐसा नहीं कि अफेजिया को दूर नहीं किया जाता है, अफेजिया को दूर किया जाता है प्रैक्टिस करा करके अफेजिया को दूर किया जाता है। तो उसके लिए जो है हमें लगातार उसकी मसाज, उसकी हमको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। एक्सरसाइज करवाने के बाद एक्सरसाइज के साथ साथ में दवाएं और उसको जो उसका न्यूट्रिशन बराबर ध्यान रखा जाता है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि दोबारा उसको स्ट्रोक ना हो। ये भी ध्यान रखा जाता है कि दोबारा स्ट्रोक ना हो। अगर दोबारा स्ट्रोक हुआ तो वह हो सकता है बन भी जाए, और बनने के चांसेस तो कम होते हैं, बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर दोबारा स्ट्रोक आया। तो ऐसे स्ट्रोक दोबारा ना आए, यह ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए वो संभाल करके रखना चाहिए उस व्यक्ति को, जो मरीज है स्ट्रोक का जो ग्रसित है उसको संभाल कर रखना चाहिए। एक बार हुआ तो ठीक है, माइल्ड होगा, दूसरी बार हुआ मॉडरेट हुआ, अगर तीसरी बार सीवियर हुआ तो बिल्कुल का बिल्कुल उसका असर और भी कहीं हो सकता है। तो ऐसे ही स्ट्रोक होने की वजह से, ब्रेन में इंजरी होने की वजह से, या सिर में चोट लगने की वजह से, ये सब या डिमेंटिस होने की वजह से ये सब जो है वह व्यक्ति को दिखाई पड़ते हैं या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें नुकसान क्या क्या होता है, तो वर्निक्स एरिया का नुकसान होता है, ब्रोकाज एरिया का नुकसान होता है, हेमिस्फीयर का, लेफ्ट हेमिस्फीयर का नुकसान होता है, तथा जो है हमारा जो हमारा सेरेब्रम है, जो छोटा मस्तिष्क है, उसमें नुकसान होता है। नुकसान होने की वजह से व्यक्ति जो है वह उसको इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा अफेजिया हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं अगला हमारा जो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। ये हमारा अफेजिया डिसऑर्डर हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की। चलिए, हो गया आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर भी खत्म कर दें। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, मुझे लगता है कि टाइम लगेगा इसमें, समय तो है। अगर आप लोग कहें तो शुरू करें। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, क्योंकि लगेगा कम से कम, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में आधे घंटे लगेंगे। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर शुरू करें या फिर बंद करें। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, इसको समय लगेगा, मतलब आधा घंटा तो लगेगा कम से कम, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, क्या करें? नो सर, यस सर, जी सर, क्या आ रहा है भाई? शुरू करना है तो शुरू करें, आगे खत्म करें, नहीं है तो कल शुरू करके कर लें। लिख के बताइए। सर शुरू करें, कल करना है सर, जालूदान कल करना है सर, पढ़ाओ सर। अलग अलग बातें आ रही हैं। चलिए, लिख के दीजिए सभी लोग, क्या करना है मैं देखूं, कितने लोग कह रहे हैं शुरू करना है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं शुरू करना है, तो फिर मैं उस हिसाब से देखूं कितने लोग नामे हैं। कल शुरू करना, स्टार्ट कर दो सर। हाँ, और पढ़ाओ सर। पहली बात तो आप लोगों को ना, आप लोगों को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। आप लोगों को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। आप लोगों को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। कौन सा? आप लोगों को। सर आप कंफ्यूज ना हो, शुरू करो। अरे कंफ्यूज ना हो, मैं क्यों कंफ्यूज होऊंगा भाई? मैं क्यों कंफ्यूज होऊंगा? मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आप लोगों को एक समस्या आ रही है। आप लोगों को क्या आ रही है? आप लोगों को वह एक जो मिस्टेक वाली है, मिस्टेक वाली बात आ रही है। देखिए, मिस्टेक, मिस्टेक वाले में आप लोग दिख रहे हैं। हाँ, अभी देखिए किसी ने दिया है नीचे, कोमल शर्मा ने, पढ़ा दीजिए सर। सर नेटवर्क नहीं है, बारिश हो रही है। अच्छा, तो आपकी वजह से क्या करें, सबको बंद कर दें? आपकी मर्जी। नारायण सिंह सर, स्टार्ट प्लीज। गुड। यहाँ पे भी देखिए, पढ़ाओ सर, एक ने कहा पढ़ाओ सर, तो पढ़ाओ नहीं, पढ़ाइए सर अगर कहेंगे तो वहां पे जो है त्रुटि, मिस्टेक नहीं आएगी। चले शुरू करते हैं। तो अब जो भी होगा शुरू करते हैं, कितना देर लगेगी चलते हैं, खत्म ही करते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जो है वो खत्म करते हैं। चलिए आर्टिकुलेशन पे आते हैं। आर्टिकुलेशन क्या है? मतलब उच्चारण संबंधी, उच्चारण संबंधी समस्या जहां दिखाई पड़े उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। अब उच्चारक यंत्रों द्वारा उच्चारक संबंधी दोष आ जाते हैं। उच्चारक यंत्रों द्वारा, उच्चारक यंत्रों द्वारा, इसको कहते हैं उच्चारक विकार या उच्चारण दोष। इसे हिंदी में कहते हैं उच्चारण
दोष। अब उच्चारण दोष कहां से आता है? उच्चारण दोष जो हमारे उच्चारक यंत्र है या उच्चारक तंत्र जो है, ये हमारा टीथ हो सकता है, हमारा टंग हो सकता है, ये जीभ हो सकती है, हमारा ये होंठ हो सकता है, और हमारा ये नाक हो सकता है, हमारा ये हो सकता है, हमारा ये फेफड़ा हो सकता है। ये सब क्या है? उच्चारक तंत्र है। अब उच्चारक तंत्र को जब आप स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार के सिस्टम बताए गए हैं। 5 सिस्टम बताए गए। वो 5 सिस्टम में पहला बताया गया है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा बताया गया है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। और तीसरा बताया गया फोनेटरी सिस्टम। और चौथा बताया गया है रेजोनेटरी सिस्टम। और पांचवा बताया गया है रेगुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रेजोनेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम, ये 5 सिस्टम बताए गए हैं। ये पांचों सिस्टम जो है, इन्हीं पांचों सिस्टम के तहत व्यक्ति क्या करता है? उच्चारण की उसकी प्रक्रिया संचालित होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ये भी काम आता है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या है? जितने भी आर्टिकुलेटेड तंत्र होते हैं, जितने भी आर्टिकुलेटेड टीथ, टंग, ये वो सब जितने, वो जो है ये इसमें काम आते हैं। फोनेटरी में व्यक्ति क्या करता है? ये हमारा ग्लोटल, ये हमारा जो ये है, ये हमारा फोनिंग स्वन, ये काम करता है, यानी ये ध्वनियों को निकाल करके उसको ध्वनि में परिवर्तित करने का काम करता है। वही रेजोनेटरी सिस्टम, सोनिंग, वह जो है वह क्या करता है? वह ये नीचे से ध्वनियों को लेकर के ऊपर भेजने की कोशिश करता है। वह रेगुलेटरी सिस्टम हमारे मस्तिष्क को रेगुलेट करता है। ऐसे ये सारे सिस्टम हमारे आर्टिकुलेशन को मदद करते हैं। अब यही में अगर कहीं भी हमारी समस्या होती है, इनमें अगर कहीं समस्या दिखाई पड़ती है, तो वह समस्या कहाँ आती है? वह समस्या हमारे आर्टिकुलेशन में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही खास, उसमें भी खास ये वाला जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, ये इसमें अगर नुकसान हुआ, बच्चे को किसी प्रकार की क्षति हुई, उसके दांत सारे झड़ गए, या उसके जो है ये होठ जो है फटे हैं, क्लेफ्ट पैलेट है, तो होठ फटे हैं, तभी क्या होगा? उसको उच्चारण करने में समस्या होगी। या वह जो है सारी दुनिया नाक से बोलता है, तो नाक से बोलेगा, तभी उसको जो है आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको दुनिया अलग तरह की दिखाई पड़ेगी। वहीं अगर जीभ कटी हुई है तो जीभ कटने की वजह से भी जो है वह क्या होगा? वह व्यक्ति उच्चारण नहीं कर पाएगा। वहीं जो हमारा हार्ड पैलेट है और जो सॉफ्ट पैलेट है, वह भी अगर नुकसान है, वह भी अगर बराबर नहीं काम कर रहा है, तभी भी क्या होगा? व्यक्ति जो है वहां पे उसको उच्चारण नहीं कर पाएगा। वहीं जो है वह पूरा श्वास को पूरा निकाल नहीं पा रहा, अल्प प्राण और महाप्राण ये भी अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो भी क्या होगा? व्यक्ति जो है वह अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमारे जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, इन सारी समस्या ये सारे जब मिल करके एक समस्या बनाते हैं, तो क्या होता है? वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का रूप लेता है। तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या है? मैंने एक ब्रीफ में आपको बता दिया कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या है। अब इसको विस्तार में चलते हैं। तो यह जो है उच्चारक यंत्रों के द्वारा उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। उच्चारक यंत्रों के द्वारा उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। उच्चारण यंत्रों द्वारा उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। उच्चारण यंत्रों द्वारा उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। यानी उच्चारक यंत्र जो है वो ढंग से काम नहीं करते हैं, तो उच्चारण संबंधी दोष जो है वो दिखाई देने लगता है। और क्या दिखाई देता है? तो और दिखाई देता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे भी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यह भी आपको स्पीच में जो है विस्तार में पढ़ाया जाएगा। मैं इन दोनों के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर के, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पे और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे, दोनों पे वीडियो बनाऊंगा, डाल दूंगा, तो आपको ये चीजें जो है थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखने को मिल जाएंगी। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, अभी यहाँ ये लंबा है, ये अपने आप में एक एक चैप्टर है, ये अपने आप में एक लेसन है, और ये अपने आप में एक लेसन है। ये लेसन दोनों है, ये अपने आप में एक घंटे 1.5 घंटे के लेसन है, लेक्चर है। ये जो है ये इसलिए यहाँ पे चर्चा इसको नहीं करना, बस आप इतना ही जान लीजिए कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो उच्चारक के स्थान के रूप में, और ये जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब क्या कहता है? ये उच्चारक के तरीके के आधार पे, यानी शब्दों को व लेटर को कैसे उच्चारित करना है, उस आधार पे होता है। और ये कहाँ से उच्चारित करना है, वो शब्द वो लेटर उच्चारित कहाँ से होता है, वह लेटर व क च प ट उच्चारित कहाँ से होता है, उसके आधार पे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। और उसको किस तरह से करते हैं, वह करने के लिए वह मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। तो ये दो आर्टिकुलेशन में अगर व्यक्ति को कोई डिसऑर्डर है, कोई कमी है, इन दोनों में कोई कमी है, तब भी क्या होता है? व्यक्ति को जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसके आधार पे अगर व्यक्ति उच्चारण नहीं कर पाता, दोनों के आधार पे, तो भी जो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब और क्या देखने को मिलता है? कुछ बच्चों के जो है वह कंठ, तालु,
जीभ, दांत, नाक, फेफड़ा, इनमें अगर समस्या होती है, इनमें समस्या या विकार, यानी कंठ में कोई विकार है, कंठ छोटा है, कंठ बड़ा है, या कंठ जो है वो किसी प्रकार से उसमें कोई मतलब इन्फेक्शन है, तो कंठ में कोई इन्फेक्शन है तो क्या होगा, व्यक्ति उच्चारण नहीं कर पाएगा। तालु जो है वो सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट, ये दोनों सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट, ये दोनों में अगर कोई समस्या है तो उसमें छेद है, या फिर वह बराबर वो जीभ से वो टच नहीं हो पा रहे हैं, या जीभ से टच होने पर उसमें कोई और समस्या है, तभी क्या होगा, उसके उच्चारण बराबर नहीं होंगे। उसकी जीभ, मैंने जीभ कहा, जीभ छोटी, बड़ी या कटी हुई, या जीभ में कोई छाले, या जीभ में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने की वजह से भी व्यक्ति क्या होगा, वह उच्चारण को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। दांतों से मिलकर के ही कुछ शब्द बनते हैं, तो जो डेंटल साउंड होते हैं, तो वर्ड वाले जितने साउंड होते हैं वह सारे वह दांतों से मिलकर के बनते हैं। तो दांत अगर नहीं है तो क्या होगा, त वर्ड बिल्कुल नहीं निकल के आएगा। जो त वर्ड होता है वह त वर्ड बिल्कुल नहीं निकल, डेंटल साउंड बिल्कुल नहीं निकल के आएगा। तो ऐसे जो है वह बच्चे के अंदर में समस्या होती है। वही नाक से कुछ ध्वनियां नाक से निकलती है, कुछ ध्वनियां बहुत सारे लोग नाक से निकालने लगते हैं, तो नाक से निकालने पर भी ये जो है होगा। फेफड़े, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस को निकालना, सांस को बाहर करना, एक शब्द को एक लेटर को प्रोड्यूस करने में, निकालने में सांस का बहुत अहम भूमिका होती है। वो रेस्पिरेशन की, जो हमारी सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसका बहुत ही अहम भूमिका होती है। वो बिल्कुल माइक्रो लेवल में काम करती है, अगर वह काम नहीं कर रहा है तभी क्या होगी, व्यक्ति को समस्या होगी। वही जो है, अब ये सारा कुछ वही, ये हमारे होंठ जो है, होंठ, लिप्स, ये लिप्स भी हमारे काम आते हैं। लिप्स अगर नहीं है, लिप्स बिल्कुल नहीं है, या लिप्स हमारे कटे हैं, तभी क्या हो, हम साउंड को बराबर नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे जो है, ये इन पूरों में अगर कहीं कोई समस्या है तभी भी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, दिखाई पड़ता है। तो ऐसे हो गया। फिर दूसरा क्या, शारीरिक विकासात्मक, व्यक्ति को और भी कुछ चीजें हैं जो करती हैं बच्चे का शारीरिक मतलब क्या, ये सारा कुछ अगर मैकेनिज्म, ये पूरा शारीरिक है, फिजिकल है। ये अगर कोई डेवलप नहीं है, इसमें से ये सारे कंठ, तालु, जीभ, ये सब शारीरिक में ही आते हैं, फिजिकल में आते हैं। अगर ये विकसित नहीं है तो भी क्या होगा, व्यक्ति उच्चारण ढंग से नहीं कर पाएगा। विकासात्मक यानी बच्चा जो है 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, अभी भी वो उस साउंड को बोल नहीं पा रहा है। 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, उसको सारा कुछ बराबर है, फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, उसके अंदर में किसी और प्रकार की समस्या है, क्लाट या कुछ भी है, तो भी जो है वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के रूप में आता है। स्नायु तंत्र, ये जो हमारे स्नायु है, मैंने अभी चर्चा करी, अभी मैंने अफेजिया की बात करी, अफेजिया में वह जो स्नायु तंत्र है, जो बोलने वाले ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी अगर वह वहां पे काम नहीं कर रहा है, स्नायु तंत्र, न्यूरो जो है वह भी अगर अफेक्टेड है तभी क्या होगा, व्यक्ति नहीं कर पाएगा। या व्यक्ति को जो है अनुवांशिक सिंड्रोम है, अनुवांशिक रूप से उसके किसी घर में भी ऐसा किसी को रहा हो, तो जो बच्चा भी क्या है, वह आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर उसके अंदर में होगा, वह भी उस साउंड को अच्छी तरह से बोल नहीं पाएगा। अगर उसके घर में उसके माँ बाप या उसके पूर्वज में किसी कोई को रहा होगा, तो वह अनुवांशिक सिंड्रोम भी इसको क्या करेगा, वह इस प्रकार से उच्चारण दोष के रूप में सामने निकल के आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकुलेशन जो है दोष है, यह दोष कैसे निकल के आता है। जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, इसके आधार पे कुछ एरर्स निकल के आते हैं, आर्टिकुलेशन के आधार पे कुछ एरर्स, जिसको आप लोग जानते हैं, जिसका नाम मैंने बताया हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसको कहते हैं सोडा। तो क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं, ये आर्टिकुलेशन एरर जो है उसको सोडा कहते हैं। सोडा क्या होता है, चलिए आकर के सोडा को जानते हैं। सोडा में एक को कहते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन, एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, दूसरे को कहते हैं ओमिशन, और तीसरे को कहते हैं डिस्टॉर्शन, और चौथे को कहते हैं एडिशन। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि क्या, कि उसी में कुछ ला करके जोड़ देना, प्रतिस्थापन कर देना, मतलब कुछ और जोड़ देना ला करके, प्रतिस्थापन करना, मतलब उसकी जगह पे कुछ और बोल देना, प्रतिस्थापन करना, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। ओमिशन को कहते हैं क्या, वो हटा देना, ओमिट कर देना, छोड़ देना, ओमिट कर देना, ओमिट मतलब छोड़ देना, निकाल देना। डिस्टॉर्शन मतलब क्या, डिस्टॉर्शन मतलब अयोग्य, अस्पष्ट, और एडिशन मतलब क्या, अतिरिक्त जोड़ देना,
जोड़कर बोलना। अब कैसे होता है अतिरिक्त जोड़कर बोलना, कैसे होता है? जैसे सपोज करिए, चलिए एक एक को हम एक्सप्लेन ही करते चलते हैं, इसे इसको हम एक्सप्लेन करते चलते हैं एक एक को। इसकी बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसकी बात को एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर इसकी बात को एक्सप्लेन कर लेंगे, एक्सप्लेन करते चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर प्रतिस्थापन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इसमें बालक जो है ठीक किसी प्रकार के अक्षर को उसी प्रकार उसी से दूसरा अक्षर बोलता है, अक्षर के स्थान पे उसका प्रतिस्थापित करके दूसरा स्थान बोलता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है उसी के स्थान पे। जैसे अगर किसी को बोलना है यहाँ पे उसी अक्षर के आधार, उसी अक्षर की जगह पे, उसी अक्षर की जगह पे अक्षर या शब्द, अक्षर की ही जगह पे करता है, उसी अक्षर की जगह पर दूसरा अक्षर बोलता है, दूसरा अक्षर बोलता है। अब क्या बोलता है? जैसे जैसे क्या? जैसे बात करें तो झरना, जैसे जैसे झरना, झरना को चरना बोलना, झरना को चरना बोलना, मतलब बच्चा बोलना है झ, बोलना है च, झ बोलना है तो च बोल रहा है। जैसे कमल, जैसे कमल, कमल को तमल बोल रहा हो, कमल को तमल बोल रहा हो, खाली किसको बोल रहा है? मौला सही है, मौला सही है, खाली क को रिप्लेस कर दे रहा है, क वाले लेटर को रिप्लेस कर दे रहा है, उसकी जगह पे किसी और को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, उसकी जगह पे क, जो वो वाला लेटर है, ये झ की जगह पे च को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, और क की जगह पे त को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं, ये इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन। वही वही अंग्रेजी में कहें, जैसे एक बार को कहें, जैसे पहुंचाना, पहुंचाना, पहुंचाना को क्या कहेगा? तो चौपाना कहेगा, पहुंचाना को चौपाना कहेगा। सब कर रहा है वह, यहाँ पे चाना बराबर है, यहाँ पे चाना बराबर है, यहाँ प की जगह पे च, पहुंचाना बराबर है, यहाँ पे प की जगह पे च कर देना, यानी च यहाँ पे है, प वहां कर देना, पहुंचाना को चौपाना कर दे रहा है। तो ये इस प्रकार की भी कंडीशन जो है बच्चों को देखने को मिलती है। वही अंग्रेजी में जो है वेट की जगह पे रेड, वेट की जगह पे रेड करना, रेड कहना, वेट की जगह पे रेड कहना, या फम्ब, फम्ब कह रहा है, फम्ब, फम्ब कहना है तो फम्ब को थम्ब कह रहा है, या थम्ब को फम्ब कह रहा है, इसको बदल सकते हैं, थम्ब को फम्ब बोले, अगर कह रहे हैं थम्ब कहने के लिए, थम्ब कहने के लिए तो थम्ब को फम्ब कह रहा है, फम्ब कह रहा है। तो ऐसे इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं क्या? इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो सिलेबल, सिलेबल के लेटर को, सिलेबल को, ये सारे सिलेबल हैं, ये क्या है? ये सिलेबल है, ये सारे सिलेबल है, च, छ, ये सब सिलेबल है। तो सिलेबल को ही, सिलेबल को क्या करता है? वह बदल देता है, सिलेबल को बदल देता है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को, या इस प्रकार की त्रुटि को, इस प्रकार की त्रुटि को कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको ऐसे हालांकि त्रुटि बोलते हैं, 16 प्रकार की आर्टिकुलेशन एरर है, आर्टिकुलेशन एरर बोलते हैं इसको, ये है आर्टिकुलेशन एरर। आर्टिकुलेशन एरर भी बोलते हैं, और ये जो आगे बढ़ जाता है तो डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। तो ये जो है इस तरह से सिलेबल को बदल देता है, तो इसके अंदर में ये जो चीजें आ जाती हैं, तो इसको कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बात करते हैं ओमिशन में। ओमिशन में क्या होता है? तो ओमिशन में बात करते हैं छोड़ देता है, छोड़ देता है, जो कठिन शब्द उसको लगते हैं, जो कठिन लेटर लगते हैं उसको छोड़ देगा, बोले जाने दो। जैसे अक्सर कभी कभी होता था कि आप लोग जो है, हालांकि हम लोगों ने किया हुआ तो हमको पता है, हम लोगों ने किया हुआ तो हमको पता है कि हम जब जाते थे ना, हम कभी लेट पहुंचते थे, उधर प्रेयर हो रहा है स्कूल में, प्रेयर हो रहा है, जब तीसरी चौथी पांचवी इवन छठवीं सातवीं आठवीं में भी ऐसे ही होता था। तो हम जब लेट पहुंचते थे तो लेट पीछे से आकर के रो में खड़े हो जाते थे, लेट पीछे से आकर के रो में खड़े हो जाते थे, और उधर प्रेयर चल रहा है, तो उधर जो है वो राष्ट्रीय गान चल रहा है, तो जनगण मन अधिनायक जय, तो हम वो पूरा नहीं बोलेंगे, मतलब वो उधर चल रहा है तो जनगण मन अधिनायक, तो हम लास्ट में कहते जय हे, ये जो है वो लास्ट वाला शब्द हम बोलते थे। तो वो तो शब्द में हुआ। तो ऐसे ही बच्चा क्या करता है यहाँ पे लेटर में मुश्किल करता है, लेटर जो है वो लेटर का जहां जो उसको कठिन लगेगा उसको हटा देगा, उसको रिमूव कर देगा, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में, चाहे वो सफिक्स के रूप में हो चाहे एफिक्स के रूप में हो, चाहे सफिक्स के रूप में चाहे एफिक्स के रूप में हो, जहां पे उसको कठिन लगेगा उसको हटा देगा, पहले वाले को हटा सकता है या बाद वाले को हटा सकता है, उसको हटा देगा। तो हटा देगा उसी को कहते हैं क्या? ओमिशन करना। सामान्यतः बच्चे कठिन अक्षर को नहीं बोलते हैं, जैसे च छ ज, इसमें च छ ज जो है शब्द वो बच्चे को कठिन लगते हैं, च छ ज ये वाले, ये कठिन लेटर लगते हैं, कठिन लगते हैं, तो इसे बोलते समय हटा देते हैं, बोलते समय हटा देते हैं। अब कैसे हटा देते हैं? चलिए आइए देखते हैं। जैसे स्टेशन को टेशन बोलना, जैसे
स्टेशन, स्टेशन है तो अब ये कौन बोलने जाएगा, इसको कौन बोलने जाएगा, तो इसको स्टेशन बोलेंगे। स्टेशन, हटा दिया, इसको हटा दिया। जैसे छत्रीय, छत्रीय, तो छतरी को क्या कहेगा, मात्र, वो छतरी कह देगा, यह हटा दिया यहाँ से, और वो भी हटा दिया, ये छ को हटा दिया, यहाँ पे मात्र छ, छतरी कह रहा है, यह हटा दिया, यह कौन जाएगा बोलने के लिए, हटा दिया। परमात्मा, जैसे परमात्मा है, परमात्मा, परमात्मा में परमात्मा में कह रहा है परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा पूरा नहीं कहेगा, परमात्मा, परमात्मा, बस इतना ही कहेगा। तो ऐसे ऐसे जो है वह बच्चों को हटा देता है, मतलब चीजों को हटा देता है। यहाँ पे रेड करना है, जैसे अंग्रेजी में रेड कहना, तो रेड को बस एड, एड, रेड को आर छोड़ दिया, एड कह दिया, रेड, तो रेड, रेड पूरा नहीं कहेगा, एड, एड, तो वो आगे वाली चीज जो है हटा देता है, आगे वाली चीज को हटा करके बस इतनी बोलेगा। आगे की हटाए चाहे पीछे की हटाए, दोनों बात यही हुई है, वो पहले की भी हटा सकता है और बाद की भी हटा सकता है, बात को हटा करके वो जो है वो ओमिट कर देता है, इसको कहते हैं क्या, ओमिशन कर देना। तो ये आपने देखा ओमिशन को, ओमिशन मतलब छोड़ देना, हटा देना। अब चलते बात करते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या, उसी बात को बोलेगा बट स्पष्ट रूप में नहीं बोलेगा, बोलेगा तो उसके अंदर में हार्डनेस दिखाई पड़ती है, हार्डनेस या खरखराहट दिखाई पड़ती है। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके अंदर में खरखराहट, तो ऐसे मतलब खरखराहट उसके नेजल साउंड में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो भाई भाई की आवाज भी आती है, खरखराहट की आवाज भी आती है, तो इस तरह से जो है उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। अक्सर बच्चे जब टीनेजर में आते हैं, बच्चे टीनेजिंग में आते हैं, किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर में हार्डनेस आ जाती है, खरखराहट आ जाती है, बट उनकी साउंड अच्छी होती है, साउंड में कोई तकलीफ नहीं होती, साउंड अच्छी होती है, बस खाली आवाज भारी भारी हो जाती है, तो उसको हम डिस्टॉर्शन की कंडीशन नहीं कहेंगे उसको। बट मैं खाली एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि वैसा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खरखराहट आवाज बोलते हैं, आवाज सुनाई नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती है, तो ऐसे जो है उनकी आवाज में, वाणी में शोर आ जाता है, या वाणी समझने लायक नहीं होती है। ऐसे ऐसे में क्या होता है, उनकी वाणी में शोर आ जाता है, वाणी में शोर ज्यादा, शोर, कर्कश, कर्कश आ जाता है, आ जाता है, जिसकी वजह से वह स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है। निकलती तो है वही सही, निकलती है सही बात, बट वो क्या होता है, गलत रूप में दिखाई पड़ती है। प्रयास, प्रयास तो सही करते हैं, प्रयास सही बोलने का करते हैं, सही बोलने का करते हैं, बट क्या होता है, वह गलत निकलता है, गलत निकलता है। जैसे, जैसे, जैसे क्या बात करें तो लिफाफा, जैसे बात करें कि आज लिफाफा बोलना है, तो लिफाफा बोलने के लिए आरती गुज्जर अब आ रही है। आरती गुज्जर को पता नहीं कब आना है, कब क्लास चलती है। आरती गुज्जर को पूछे, क्या टेस्ट देने आई है क्या, आरती गुज्जर जी टेस्ट देने आई हैं, टाइम पे आ जा करिए, 1.5 घंटे से लेक्चर चल रहा है, अभी आ रहे हैं आप। चलिए, तो इसको जो है वो अलग तरीके से बोलना। तो यहाँ पे जैसे आदमी, जैसे आदमी, आदमी को क्या बोलना, आदमी को आमदी बोलेगा, आमदी, आदमी को आमदी बोलना, आदमी को आमदी बोलना। लिफाफा, लिफाफा को, जैसे यहाँ लिफाफा है, लिफाफा को, लिफाफा को लिलाफा बोले, लिलाफा, लिफाफा को लिलाफा बोले, तो ऐसे जो है वह अलग अलग प्रकार के शब्दों को वहां पे वह बोल सकता है। तो यहाँ पे जो है कि वो समझ में ना आए, उसकी आवाज में कर्कश हो और वह हार्नेस हो, इस तरह से जो है वह अस्पष्ट आवाज समझ में आती है, जो कि हमको समझ, वो जो है वो बोले तो हमको समझ में नहीं आता, उसे कहते हैं क्या, डिस्टॉर्शन। तो मैंने अभी बताया सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन। अब बात करते हैं एडिशन की। एडिशन क्या है, एडिशन में बात करता है कुछ कुछ ला करके अपनी तरफ जोड़ देता है, कुछ उसका तो है ही, पहले का ही, उसमें ला करके अपनी बात जोड़ देगा, तो वो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं एडिशन करना। वैसे एडिशन, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति अतिरिक्त अक्षर जोड़ लेता है, इसमें अतिरिक्त अक्षर, अतिरिक्त अक्षर जोड़ लेता है। अब अतिरिक्त अक्षर जोड़ लेता है, जैसे, कैसे जोड़ लेता है, जैसे, जैसे बात करें तो, जैसे बात करें तो कमला, जैसे कमल, जैसे कमल है, बोलना है कमल, कमल को तो कहेगा कमला, कमल को कमला कहेगा, कमल को कमला कहेगा। वह जैसे विजेंद्र बोलना है, जैसे विजेंद्र बोलना है, ब्रिजेंद्र बोलना है, तो क्या कहेगा, वर्जेंद्र, वर्जेंद्र, या अक्सर वर्जेंद्र, ऐसे ऐसे शब्द जो है वो पंजाब वगैरह में ज्यादा देखने को मिलते हैं, पंजाब वगैरह में ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो क्या है, वो चीज ला करके जोड़ लेते हैं, अपने में जोड़ लेते हैं पंजाबी लोग, तो ऐसे वो चीज देखने को मिलती है। जैसे श्री, श्री कहना है, श्री, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, सीरी, श्री को सीरी कहेंगे, श्री कहना तो श्री को सीरी कहेंगे, तो ये भी चीज जो है वो दिखाई देने लगती है। जैसे ग्लू, जैसे ग्लू, अंग्रेजी में ग्लू कहना है,
ग्लू गम, तो ग्लू को क्या कहेंगे? ग्लू, गैलू, वैल्यू। ऐसे जो है ये चीजें दिखाई पड़ती है, इसको कहते हैं क्या? एडिशन। एडिशन ये अक्सर, एडिशन तो अक्सर दिखाई पड़ती है, हर किसी में दिखाई पड़ती है, वो कुछ जोड़ लेते हैं। और हमें भी अक्सर, हम जब पढ़ते लिखते हैं तो हमारे अंदर में भी ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। लिखने समय में एरर आते हैं, बोलने समय अगर फ्लुएंसी होती तो नहीं आती है, बट लिखने समय में हमें एरर दिखाई देखने को मिलता है, कहीं कहीं हम गलती करते हैं। तो उसी पर हम गलती को क्या करें, अगर हम प्रैक्टिस करें, बार बार बच्चों पर प्रैक्टिस करवाएं, तो इन गलतियों को, जो सोडा टाइप की गलती होती है, उस सोडा टाइप की गलती को हम दूर करा सकते हैं। सोडा टाइप की गलती को दूर कराने के लिए बच्चों का साउंड को पहले हम रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद बच्चे को सुनाएं, अपने खुद को सुने और वहीं पे प्रैक्टिस करवाएं। तो प्रैक्टिस डायग्नोस के माध्यम से हम इसको दूर करा सकते हैं। तो चलिए जो है ये हमने आज अभी सोडा पूरा किया, सोडा पूरा कर किया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ अन्य वाणियों में भी कुछ जो है विकार दिखने को मिलते हैं। यह हो गया तो आगे चलते हैं, अगर हो गया तो आगे चलें। सर नेटवर्क नहीं, अच्छा तो इस बात तो हो गई। हाँ चले, ये हो गया तो आगे चले। ओके चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, एडिशन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं जो है कुछ और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं बात करते समय, हिंदी में खास तौर से। हिंदी की जब टीचिंग होती है, हिंदी बच्चे जब पढ़ाते हैं आप एज ए टीचर, आपको देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी पढ़ाते समय कुछ कुछ जो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे कुछ अनुनासिकता संबंधी होती है, अनुनासिकता संबंधी यानी नाक से बोलना, तो अनुनासिकता संबंधी दिखाई पड़ता है। अनुनासिकता, अनुनासिकता संबंधी क्या होगा? तो बच्चे जैसे सोचना, बच्चे को सोचना कहना है, सोचना कहना है, तो इसमें क्या होगा? तो इसको कहेगा सोचना, सोचना। अब ये नाक से बोलेगा, सोचना ही कहना तो सोचना कहेगा, यहाँ पे बिंदी लगा देगा। सोचना, सोचना में कोई जो है अनुस्वार नहीं आ रहा है, कोई अनुस्वार नहीं आ रहा है, कोई मेजर साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो लगा देगा, तो बोलेगा तो यहाँ पे सोचना कहेगा। इसे बच्चा कहना है, बच्चा कहना है। बच्चे को क्या कहेगा? तो कहेगा बंचा, बच्चे को बंचा कहेगा। तो ऐसे ये क्या है, इस प्रकार के जो एरर्स होते हैं उसे कहते हैं क्या? अनुनासिक संबंधी जो है एरर, अनुनासिक संबंधी त्रुटियां, ये जो है उसको कहते हैं। कोई अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी, अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी कुछ त्रुटियां भी देखने को मिलती हैं। अल्प प्राण एवं महाप्राण, अल्प प्राण एवं महाप्राण संबंधी त्रुटियां क्या देखने को मिलती हैं? अल्प प्राण और महाप्राण में जैसे बुढ़ापा, जिसे बुढ़ापा कहना है, बुढ़ापा कहना है, तो इसको क्या कहेगा बच्चा? बुढ़ापा कहेगा, बुढ़ापा। इसको इस तरह से कहेगा बुढ़ापा, बुढ़ापा को बुढ़ापा कहेगा। घूमना, घूमना को घूमना कहेगा। यह महाप्राण अल्प प्राण, यानी उसको उठा लेगा, कम कर लेगा। अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है? उठा लेना या कम कर देना। तो उसको उठा करके कह देगा या उसको कम कर कह देगा, तो वह जो है उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ऐसे जो है, जैसे घूमना, घूमना को वह देखेगा आपको कि घूमना ही कह रहा है, बट उसमें आपको एरर दिखाई पड़ेगा, तो वो कहेगा घूमना, घूमना को घूमना। या अल्पप्राण महाप्राण की वजह से यह चीज दिखाई देती है। जैसे घर, घर कहना है, घर कहना है तो उसको घर को घर कहेगा, घर को घर कहेगा। तो ये चीज जो है अल्पप्राण और महाप्राण में दिखाई देती है। अब हड़बड़ाहट या तुतलाना, हड़बड़ाहट या तुतलाना भी बच्चे को दिखाई देता है इसी में, यह वो भी इसी में आता है। हड़बड़ाहट या तुतलाना, अब इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं हड़बड़ाहट या तुतलाना के? इसके जैसे तत 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 तत, तुम मारा, तत तत तुम मारा, घर कहाँ है। ऐसे यह जो है इस प्रकार के शब्द बोल सकता है, तो यहाँ पे बच्चे तुतला सकते, तत 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 तुम्हारा घर कहाँ है, तो ऐसे बच्चा बोल सकता है। तो अब कुछ कुछ और चीजें दिखाई पड़ती है, जैसे स्वरागमन, स्वरागम कुछ और देखने को मिलती है। स्वरागम, स्वरागम में क्या देखने को मिलता है? तो स्वरागम में देखने को मिलता है जैसे स्नान, से स्नान, स्नान में स्नान में अ का आगम होकर स्नान हो जाता है। जैसे स्नान कहना है बच्चे को, स्नान, आपने कहा स्नान बोलो, स्नान। अब स्नान में आ रहा है, स्वर का आगमन हो जा रहा है। स्वर आगमन का मतलब क्या? स्वर का आगमन हो जा रहा है उसी में। तो स्वर यहाँ पे स्नान है, स्नान में अ जोड़ देगा, अ जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्नान, स्नान। यानी स्वर का आगम करके, ये स्नान बोलना स्नान है, स्नान में अ जोड़ दिया तो स्नान हो गया। अब वो कहेगा स्नान, तो स्नान टाइप की भी गलती जो है वहां पे देखने को मिलती है। जैसे स्कूल, जैसे स्कूल, स्कूल, स्कूल में उसने ई जोड़ दिया, स्कूल में ई जोड़ दिया, अब ये क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा,
इस प्रकार की भी गलतियां जो है करते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे किसमें कहेंगे, तो क्या होगा, वह स्वरागम होगा, उसे कहेंगे स्वरागम। हड़बड़ाहट में अगर तू तू तुम्हारा घर का कह रहा है उसे कहेंगे हड़बड़ाहट या तुतलाना। अल्पप्राण में बुढ़ापा को बुढ़ापा कह रहे हैं तो क्या होगा, अल्पप्राण महाप्राण। अनुनासिकता में सोचना को सोचना कह रहा है तो अनुनासिकता कहेंगे। ये जो है ये कुछ डिसऑर्डर और अलग तरीके से कुछ आर्टिकुलेशन एरर जो है और कुछ तरीके से देखने को मिलते हैं कि मैंने आपके सामने इसको रखा, आपके सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए बात करते हैं ये समस्या आती कहाँ से है। अब ये समस्याएं आती कहाँ है, जो समस्याएं हैं वो सोडा के रूप में या अनुनासिकता के रूप में, अल्पप्राण महाप्राण के रूप में और हड़बड़ाना इसके रूप में, और वहीं जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के रूप में दिखाई क्यों पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ती है, उसका कारण क्या है। तो मैंने जैसे उसमें बताया था कारण कि उसमें जो है एफेजिया में ब्रोकास एरिया वर्निक्स एरिया क्षतिग्रस्त हो जाता है इसलिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्यों ऐसा होता है, इसके होने के दो कारण हैं, इसके होने के दो कारण है, इसमें दो समस्याएं देखने को मिलती है। दो समस्या जो है आर्टिकुलेशन समस्या प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम आती क्यों है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम आती क्यों है, तो इसके दो कारण है, दो कारण है। पहला कारण है, पहले कारण को कहते हैं ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, और दूसरे को कहते हैं क्या, फंक्शनल प्रॉब्लम, फंक्शनल प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक प्रॉब्लम को कहेंगे तो इसको कहेंगे अंग से संबंधित, अंग से संबंधित समस्या, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कार्य से संबंधित, कार्यात्मक समस्या। अब ये इसमें क्या होता है, इसको चले जान लेते हैं, कार्यात्मक समस्या और ये क्या होती है, इसको इसको जरा जान लेते हैं। और ऑर्गेनिक प्रॉब्लम क्या होती है, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम में जैसे जैसे मैंने बताया वही होंठ नाक मुंह ये सब जो है, ये अगर इसमें कई समस्या है, जैसे होंठ, होंठ, दांत, जीभ, जीभ के बाद तालू, नाक, अगर इसमें कहीं समस्या है, इन सब में कोई खराबी है, इनमें कोई खराबी है, तो ये क्या है, ये सारे अंग से संबंधित है, सारे अंग से संबंधित है, इनमें अगर खराबी है तो खराबी होने की वजह से क्या होगा, इसका आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होगा। वही वही क्या, बच्चे का लेफ्ट पैलेट, लेफ्ट पैलेट, लेफ्ट पैलेट, अगर लेफ्ट पैलेट जो है खराब है, लेफ्ट पैलेट अगर खराब है तो भी क्या होगा, बच्चे का जो है वह मतलब वो उसके अंदर में समस्या होगी, बच्चा जो है वो बराबर बोल नहीं पाएगा। तो बच्चा बोल नहीं पाएगा तो उसके जो तंत्र है वह वहां से अच्छी आवाज में नहीं आएगी, उसके होठों का आकार, होठों का आकार या होठों की आकृति उसमें समस्या होने लगेगी। अगर उसका लेफ्ट पैलेट जो है बराबर नहीं है तो उसमें जो है समस्या होने लगेगी, उसका होठ बन नहीं पाएगा। तो जैसे प प, तो ये पूरा बोलना है, प बोलने के लिए पूरा पूरा चिपकाना पड़ेगा प, तो प क, तो ये सबको बोलने के लिए जो है वो समस्या आती है। या यहीं पे ये ऑर्गेनिक जो है वो जन्मजात, जन्मजात हो सकता है या जन्म के बाद, जन्म के बाद ये समस्या जो है बच्चे को देखने को मिले, या जन्मजात भी हो सकती है प्रॉब्लम कि बच्चा का वो पूरा विकसित ही नहीं है, बच्चे का पूरा विकसित ही नहीं, तो इसलिए जो है वह उसको बोलने में समस्या आ रही है। तो अक्सर कुछ बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं तो उनका होंठ अलग अलग रहता है, ये होंठ अलग या ये होंठ अलग, तो होंठ अलग अलग रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका जो है उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी करा करके उसको ठीक कर सकते हैं, तो बच्चा जो है वो सही रूप में बोलने लगेगा। वैसे उसकी पैलेट की सर्जरी भी होती है, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होती है, तो वो क्लेफ्ट पैलेट की में अगर कोई समस्या है तो वो कर सकते हैं, या लेफ्ट पैलेट तो उसमें कोई समस्या है तो उसमें कर सकते हैं। वैसे जो है ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनिक के रूप में दिखाई पड़ती है। अब फंक्शनल प्रॉब्लम में क्या दिखाई पड़ता है, तो फंक्शनल प्रॉब्लम में जैसे व्यक्ति जो है अपने अंदर अंदर ही घुट रहा है, अपने अंदर अंदर ही घुट रहा है, तो अंतर्द्वंद, यहाँ पे अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, या उसका बोलने का मन नहीं है, बोलने का मन नहीं है, बोलने का मन नहीं है तो भी क्या होगा, उसको जो है वो बोल, आप कितना भी कहो, कितना भी कहो तो वह बोल नहीं गा या बोलेगा नहीं। तो अब या ये जो है ये अस्थायी रूप में, जो इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप, इसको मनोवैज्ञानिक रूप भी कहते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह हो सकता है, बच्चा जो है बोल नहीं सकता है, तो ऐसे वह बोल नहीं पा रहा है या बोलने की इच्छा नहीं है या बोलने में कोई परेशानी हो रही है, इसको जो है हम थेरेपी के जरिए, थेरेपी के जरिए जो है इसको दूर कर सकते हैं, थेरेपी के जरिए हम इसको दूर कर सकते हैं। या फिर यहाँ ये इसके और कारण क्या हो सकते हैं, तो वातावरणीय समस्या हो सकता है, फोबिया हो सकता है, फोबिया की वजह से भी बच्चे के अंदर में फोबिया है, या लड़ाई झगड़ा हुई है, लड़ाई झगड़ा हुई है तो उससे भी वो बोलने के लिए वो बोल नहीं रहा है, बोलेगा नहीं, तो ऐसे फोबिया है या लड़ाई झगड़ा है या सामाजिक क्रियाकलाप में कहीं उसको जो है कुछ हो गया है, तो ऐसे जो है ये सब कारण उसको दिखाई पड़ते हैं फंक्शनल प्रॉब्लम, तो इस वजह से बच्चा बोलता नहीं है, बोलने में उसकी समस्या होती है।
डरा हुआ है तो डरा हुआ बोल नहीं सकता है, या कोई धमका दिया हो तो तब वो बोल नहीं सकता है। वैसे ये कारण क्या है, वो मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारण की जो है अंतर्द्वंद अंदर अंदर ही कलह में है, अंदर अंदर ही कलह में है, तो जब भी बोलता है तो खूब ऐसा बोलता है कि जैसे लगता है कि पूरा सबको खा जाएगा। तो ऐसे वह अंतर्द्वंद की भावना भी आ सकती है। तो अंतर्द्वंद जो है ये फंक्शनल रूप में होती है। वहां अगर ये ऑर्गेनिक रूप में है तो ऑर्गेनिक रूप में जो इसके जितने भी अंग मैंने बताए, चाहे वह ये हमारा ग्लोटल हुआ, चाहे वो हमारा ये हमारा ये होंठ हुआ, चाहे दांत हुए, चाहे वो जीभ हुई, चाहे हमारा हार्ड पैलेट हुआ, सॉफ्ट पैलेट हुआ, नेजल साउंड हुआ, ये सब जो है मिल करके ये ऑर्गेनिक प्रॉब्लम के रूप में होती है। ये जो है ये आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। अब यहां से बात करेंगे त्रुटियों के होने के कारण क्या हो सकते हैं। ये तो हमको दिखाई पड़ी क्या इसके प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स होने के कारण क्या है, चलिए हो गया हो तो आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। तो त्रुटियों के होने के कारण क्या है, ये जो हमें उच्चारण दोष आता है, उच्चारण दोष यानी आर्टिकुलेशन जो डिसऑर्डर आता है, वो कारण क्या है, उसका क्यों होता है, होने का कारण क्या हो सकता है। तो पहला हो सकता है शारीरिक कारण, यानी बच्चे का ये सब जो है वो बराबर ना हो। शारीरिक कारण, शारीरिक कारण दिखाई दे सकता है, यानी उसकी जो हमारा कान है, जो उसका जो नाक है, उसके जीभ है, ये सब जो है बराबर ना होती है, ये हो सकता है शारीरिक कारण। दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, वाणी के उच्चारण का ज्ञान, वाणी के उच्चारण का अज्ञान, यानी बच्चे को मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पता नहीं है। बच्चे को मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पता नहीं, तो इसलिए वह बोल नहीं पा रहा है, तो वो हो सकता है। या क्षेत्रीय बोली का असर हो सकता है, क्षेत्रीय बोली का असर, जहां पे वो सटेशन बोला जा रहा है, क्षेत्रीय बोली का असर भी हो सकता है इसमें। और क्या हो सकता है, उस वजह से आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अन्य भाषाओं का प्रयोग, उसके साथ में वो कुछ और अन्य भाषा का प्रयोग कर ले रहा है, तो अन्य भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, यानी एक साथ में कई भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, तो भी त्रुटि हो सकती है, तो भी जो है त्रुटियां आ सकती हैं बच्चे के अंदर में। और क्या, भौगोलिक कारण हो सकता है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो भौगोलिक कारण है, या वहां पे ठंड ज्यादा है तो भी वह बोल नहीं पा रहा है, भौगोलिक कारण भी हो सकता है। वहां के लोग ही ऐसे हैं, वो उतना बोल नहीं पाते, तो भौगोलिक कारण भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण मैंने बता ही दिया, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण। और क्या हो सकता है, तो मनोवैज्ञानिक कारण के बाद जो है शिक्षक की अयोग्यता, अगर शिक्षक जो सिखा रहा है वह शिक्षक अगर गलत सिखाएगा, शिक्षक अगर गलत सिखाएगा तो क्या होगा, बच्चे भी गलत ही सीखेंगे। शिक्षक की अयोग्यता, शिक्षक की अयोग्यता। और क्या हो सकता है, शिक्षक की अयोग्यता हो गया। अब जो है यहाँ पे और बात कर सकते हैं, दोषपूर्ण आदतें, दोषपूर्ण आदतें की वो बोलेगा जब भी गलत ही बोलेगा, दोषपूर्ण आदतें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, शुद्ध भाषा के वातावरण का प्रभाव, शुद्ध भाषा वहां पे नहीं है, शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव, वातावरण का अभाव हो सकता है। और क्या हो सकता है, अक्षरों या मात्राओं को अस्पष्ट अस्पष्ट बोलना, अक्षरों एवं मात्राओं को अस्पष्ट रूप में बोलना, बच्चा जो है उसको अस्पष्ट रूप में बोल रहा है, तभी जो है वह उसका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या है, वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के रूप में वह हमको प्रभावित करती है। इसके कारण है, इन कारणों की वजह से क्या है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है। उसमें कारण हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है, उसमें वाणी के उच्चारण का अज्ञान भी हो सकता है, क्षेत्रीय बोली का असर भी हो सकता है, अन्य भाषाओं का प्रयोग भी हो सकता है, भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, शिक्षक की अयोग्यता भी हो सकती है, दोषपूर्ण आदतें भी हो सकती है, उसमें अशुद्ध भाषा का वातावरण भी हो सकता है, उसका अभाव भी हो सकता है, और अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट रूप से कहना भी उसके अंदर में प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। अब इसको दोष को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो दोष हैं, ये सारे आदतें हैं, इन आदतों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, दोष को दूर करने के लिए, डिसऑर्डर यानी दोष, ये दोष है, ये जो दोष आया, दोष को दूर करने के उपाय, दोष को दूर करने का उपाय क्या हो सकता है, तो दोष को दूर करने का उपाय हो सकता है कि आप जो है उसका लगातार लगातार उसको थेरेपी कराओ, थेरेपी देना, थेरेपी देना हो सकता है, मतलब वो जो है अगर आप लगातार उसको थेरेपी देंगे तो क्या हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। पुस्तकों पर शुद्ध यानी शुद्ध वाचन कराना, शुद्ध वाचन कराना, अगर आप पुस्तकों का शुद्ध वाचन कराएंगे तो बच्चे के अंदर में वो सुधार हो सकता है। और उच्चारण की प्रतियोगिता करवाना, उच्चारण की प्रतियोगिता करवाना,
अगर आप लगातार उच्चारण की प्रतियोगिता करवाएंगे तो बच्चे के अंदर में कंपटीशन की भावना जगेगी, और बच्चे के अंदर में कंपटीशन की भावना जगेगी तो क्या होगा, बच्चा जो है उसका उच्चारण सही होगा। भाषण एवं संवाद की प्रतियोगिता रखना, भाषण एवं संवाद की प्रतियोगिता रखना, तो बच्चा उसमें क्या करेगा, वह प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस करके अपनी वाणी को सुधार लेगा। तो ऐसे हो सकता है। ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान कराइए, यानी उसके जो ध्वनि यंत्र हैं, वो ध्वनि यंत्रों, ध्वनि को कौन सी ध्वनि को मिला करके कौन सा बनेगा, कौन सी ध्वनि को बोलते हैं हम जब थेरेपी दिलवाते हैं तो मिरर दिखाते हैं, मिरर दिखाते हैं, मिरर दिखा करके उसको बोलते हैं ये और ये दोनों मिला करके बोलो, तब जाकर उच्चारण सही होगा। तो ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान, का सम्यक ज्ञान देना, यानी मिलाकर उन दोनों का ज्ञान देना। तो ज्ञान देंगे तभी से भी हो सकता है सुधार। और हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना, हिंदी की जो ध्वनियां हैं, हिंदी की ध्वनियां बताना, यानी क्या क्या है, कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन है, कहां से निकलते हैं, किस रूप में निकलते हैं, ये भी बताना। बल विराम स्वराघात बताना, बल विराम, कहाँ विराम देना, कहाँ बल देना, कहाँ स्वराघात देना है, स्वराघात देना है, इसका भी ज्ञान बच्चे को करवाना। और क्या करवा सकते हैं, तो अनुकरण विधि का प्रयोग करवा सकते हैं। आप जैसा बोले बच्चा वैसा ही नकल करे, अनुकरण विधि का प्रयोग करवा सकते हैं। तो ऐसे जो है हम बच्चे के अंदर में ये जो आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर हैं, इस आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर को बच्चे का दूर कर सकते हैं, और उसको पहले पहचान करना है, पहचान करने के बाद उसको दूर करना है। तो ये सब चीजें जो है हमने आपको सिखाया कि ये इतनी इतनी बातें जो है स्पीच के डिसऑर्डर जब होते हैं, स्पीच के जब दोष होते हैं, तो उसमें यह सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। चलिए, तो यहाँ तक जो है आज हमारा स्पीच का काम खत्म हुआ। आज हमने दो चीजें आपके सामने प्रस्तुत किया। पहला तो अफेजिया प्रस्तुत किया, अफेजिया काम खत्म हो गया, और दूसरी बात जो है मैंने आपको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की बात करी। अब दोनों में क्या बात थी, तो पहले में जो है वो मैकेनिज्म, ये पूरा है मैकेनिज्म से संबंधित, से जो हमारा रेगुलेशन है इससे संबंधित है, कि उसमें जो है व्यक्ति को किसी प्रकार का स्ट्रोक होने की वजह से उसके वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया, सेरेबुलम और लेफ्ट हेमिस्फीयर में किसी प्रकार की खामी होने की वजह से अफेजिया होता है। वो 3 प्रकार का होता है, वो मैंने चर्चा कर दिया था। फिर मैंने आर्टिकुलेशन के बारे में बताया। तो आर्टिकुलेशन में जो आर्टिकुलेशन होता कैसे है, तो व्यक्ति जब गलत तरीके से उच्चारित करता है तो उसके अंदर में भावना निकल के आती है, वह निकालने के कारण जो है उसका क्या हो सकता है, तो उसके जो बोलने के जो तंत्र है, बोलने के तंत्र में कोई खामी हो सकती है, उस खामी की वजह से वह जो है उसके अंदर में सोडा रूप का भाव निकल के आता है, कि सोडा सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन का भाव निकल के आता है। वह जो उसी कमी होती है, वह कमियां होती क्यों है, तो कमियां जो है एक ऑर्गेनिक रूप में और एक जो फंक्शनल रूप में, ऑर्गेनिक रूप में और फंक्शनल रूप में दोनों कमियां समस्याएं निकल के आती हैं। ऑर्गेनिक और उसको दूर करने के लिए मैंने आपको पहले दोष बताया कि कौन कौन से दोष होते हैं, फिर दोषों को उपाय को दूर करने के मैंने उपाय आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इतना सारा जो है बात खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ से हम जो है कुछ आपके लिए प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ से एलेक्सिया है, एलेक्सिया की चर्चा जो हम बाद में करेंगे दूसरे दिन, तो एलेक्सिया की चर्चा दूसरे दिन करेंगे। अब यहाँ से हम आपके लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नों का जवाब आप देंगे, प्रश्नों का जवाब आप देंगे। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया था सभी को, होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जितने पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आप याद रखे रहेंगे, पॉइंट्स अगर याद रखे रहेंगे तो आपको काम आएगा, और यही सारे इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, प्रश्नों का प्रकार कैसा है, प्रश्न किस तरह का है वो देख लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। हाँ, रमेश रमेश के घर आए मेहमान को वह कहता है आओ और बैठो, यह किस प्रकार की भाषा संबंधी त्रुटि है। रमेश के घर आए मेहमान को वह कहता है आओ और बैठो, यह किस प्रकार की भाषा संबंधी त्रुटि है। लैप्सिस, मिस्टेक, एरर, डिसऑर्डर, यह किस प्रकार की भाषा त्रुटि है। लैप्सिस, मिस्टेक, एरर, डिसऑर्डर। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब है। इसका जवाब है, वो जो जवाब इसका है, इसका जवाब है 2। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है कि 2 मतलब क्या, कि वह उसको ग्रामर का अध्ययन नहीं, ग्रामर का पता नहीं है कि कहाँ किसको किस तरह से बोलना है, उसको जो है कहाँ उसको आदर लगाना है, कहाँ आदर नहीं लगाना है। इस प्रकार की अगर गलती करता है उसे कहते हैं मिस्टेक, तो मिस्टेक होता है। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, बच्चों की त्रुटियों
को की ओर संकेत करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर होने लगती है। क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करना चाहिए, या फिर सीखने की प्रक्रिया का यह स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर होने लगती है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 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 इसका सही जवाब है, सही बात है, 4। सीखने की यह प्रक्रिया है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां हैं, ये सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, ये समय के साथ दूर हो जाएगी। मतलब अभी गलती करेंगे बट आगे जाकर के क्या होगी, दूर हो जाएगी। यहाँ पे चौथा जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, चौथा जवाब यहाँ पे सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क के वर्निक्स एरिया में क्षति के कारण, मस्तिष्क के वर्निक्स एरिया में क्षति के कारण क्या होता है? मस्तिष्क के वर्निक्स एरिया में क्षति होने के कारण क्या होता है? जवाब दीजिए। वर्निक्स एरिया में क्षति होने के कारण क्या होता है? रिसेप्टियोफेजिया, एक्सप्रेसियोफेजिया, दोनों, या नन ऑफ देम? क्या होता है? क्या होता है? मस्तिष्क के वर्निक्स एरिया में क्षति के कारण क्या होता है? मस्तिष्क के वर्निक्स एरिया में क्षति के कारण क्या होता है? सही बात है, रिसेप्टिव जो है एफेजिया होती है। वर्निक्स एरिया में जब कोई नुकसान होता है तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शुभम कमल को तमल बोलकर उच्चारण करता है। शुभम कमल को तमल बोलकर उच्चारण करता है, वह किस में आएगा? सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ओमिशन में आएगा, डिस्टॉर्शन में आएगा, एडिशन में आएगा? शुभम कमल को तमल बोलकर उच्चारण करता है, वह किस में आएगा? सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ओमिशन में आएगा, डिस्टॉर्शन में आएगा, एडिशन में आएगा? किस में आएगा? किस में आएगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक, ये सब्स्टिट्यूशन में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ ने आईसीआईडीएच में क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता का वर्गीकरण किया, कब? कब किया? 1994 में, 1992 में, 1980 में, 1981 में? तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, कब किया? कब किया? अब आधे लोग तो नकल मार रहे होंगे, नोट्स उठा करके देख रहे होंगे। अगर नोट्स उठा करके देखेंगे तो नहीं आएगा आपको, अगर आप नोट्स उठा करके देखेंगे तो नहीं आएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। हाँ, डब्ल्यूएचओ ने आईसीआईडीएच में क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता का वर्गीकरण किया था, कब? 1980 में। 1980 में इसको कहते हैं आईसीआईडीएच, का मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। चलिए, तो 3 है इसका सही जवाब। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, छठवां प्रश्न, एक बालक लिखते व पढ़ते समय व्याकरण संबंधी असावधानी, एक बालक लिखते व पढ़ते समय व्याकरण संबंधी असावधानी करता है तथा वाक्य में पता होते हुए भी प्रयोग नहीं कर पाता है, उसे कौन सी त्रुटि कहेंगे? एक बालक लिखते व पढ़ते समय व्याकरण संबंधी असावधानी करता है तथा वाक्य में पता होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, उसे कौन सी त्रुटि कहेंगे? उसे कौन सी त्रुटि कहेंगे? उसे कौन सी त्रुटि कहेंगे? ऑप्शंस हैं, लैप्सेस, मिस्टेक, एरर, डिसऑर्डर। क्या कहेंगे उसे? एक बालक व्याकरण संबंधी असावधानी करता है तथा वाक्य में पता होते हुए उसका प्रयोग नहीं करता है, इसे कौन सी त्रुटि कहेंगे? इसे कौन सी त्रुटि कहेंगे? लैप्सेस, मिस्टेक, एरर, डिसऑर्डर? जवाब, जवाब, जवाब। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं लैप्सेस, इसे कहते हैं लैप्सेस। यानी उसे पता है, पता है, तब भी वह व्याकरण संबंधी असावधानी कर रहा है। उसे पता है, पता होने की वजह से भी, मतलब उसको पता हमारे पास इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, फिर भी वह त्रुटि कर रहा है, वह त्रुटि कर रहा है, तो उसकी क्या हो रही है? वह खत्म हो जा रही बातें। सब कुछ पता है, असावधानी की वजह से ही वह क्या कर रहा है? वह त्रुटि कर रहा है। इसे कहेंगे क्या? लैप्सेस। लैप्सेस मैंने पहले बताया हुआ था। चलिए, ध्यान अगर नहीं करेंगे तो जो है यहाँ पे क्या होगा? नुकसान होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, रीमा हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। रीमा हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। चापाकल, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? समझाओगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया, या उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे? क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जवाब, 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 जवाब। जवाब इसका है दो,
जवाब इसका है दो। दो क्या है, समझाओगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, खाली उसी को नहीं समझाएंगे, यह संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं। हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं क्योंकि हैंडपंप का ही काम, हैंडपंप का ही नाम है दूसरा चापाकल, तो हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं। यह पूरी क्लास को बताएंगे आप, पूरी क्लास को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप को ही चापाकल कहते हैं। वो सही बोल रही है, वो गलत थोड़ी बोल रही है। हैंडपंप को चापाकल उसके यहाँ बोलते ही है, तो ये सारी पूरी क्लास को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं, सभी सभी बच्चों को पता चल जाए। ये जो है इसका सही जवाब है। चलिए, तो यहाँ पे सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, जिन लोगों को नहीं आता उन्होंने जवाब नहीं दिया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा आज का सेशन जो है खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज जो जितना बताया है आप उसको नोट करिएगा, उसको याद करिएगा, ताकि इस पर अगर प्रश्न आए तो आप उन प्रश्नों का जवाब दे सकें। ये जो प्रश्न है, जो एप्लीकेशन बेस के प्रश्न है, ये सीटेट में आए हुए हैं, तो आए हुए हैं तो इसका जवाब जो है आप खाली हमारा पढ़ाया हुआ नहीं, थोड़ा सा उसमें आप बेसिक भी लगा करके करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो आप लोग बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है, अपना माइक ऑन करिए, हमसे पूछ लीजिए। अपना माइक ऑन करिए और हमसे पूछिए अगर किसी कोई प्रश्न है तो। मेरे बार बार कहने के बाद भी आज तक अभी तक किसी का कोई प्रश्न नहीं आया मेरे पास। मैं लगातार रोज कहता हूं कि थोड़ा आप स्टडी करो और मुझे प्रश्न भेजो, और आज 1 महीने होने को है, 1 महीने में एक भी सिंगल बंदे का मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आया है कि सर ये प्रश्न है, इस प्रश्न को इंक्लूड करिए। यहाँ वन वे, ऐसा लगता है कि खाली हम वन वे है, हम आकर के आपको स्पून फीडिंग करा रहे हैं, खाली स्पून फीडिंग है, लो और खा लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह टू वे होना चाहिए। अगर आप हमसे कोई डिमांड करेंगे तो हम उसमें मेहनत करेंगे, नहीं तो हम ही जितना कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। चलिए, तो किसी कोई प्रश्न नहीं है? मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही क्या? पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? अच्छा, हाँ तो पूछिए कुछ, अगर प्रश्न है तो। देखिए, अगर ऐसे ही करना है तो सारा हम वीडियो बना करके आपको डाल देंगे यूट्यूब पे, फिर वहीं से पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ से हमारे से इंटरेक्शन करने की क्या जरूरत है? आपको बोलना ही नहीं है तो हमसे इंटरेक्शन, जब हम ही खाली बोलेंगे तो हम रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। लास्ट में सेशन के लिए क्यों समय रखा गया है? इसीलिए रखा गया है ना कि आप हमसे कुछ बातें करें, ताकि आपको कुछ नहीं आता तो हम उस पर चर्चा करें, बता सके आपको। अगर आपको बात ही नहीं करनी, खाली हम ही हमारी तरह से चलना है, तो फिर हम यूट्यूब पे आपको डाल देंगे। आप लोग अपने अपने माइक ऑन करके बोल सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी रिकॉर्डिंग हम काट देते हैं, यहाँ से ये रिकॉर्डिंग नहीं जाती उसमें। खाली एक दो लोग सक्रिय हैं, बाकी लोग निष्क्रिय रन रखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल, कल 9 बजे। थैंक यू सो मच।